अस्सलाम वालेकुम। ओके, देखें राहुल होता क्या है, टैक्स एजेंसी का कॉन्सेप्ट, टैक्सेस का कॉन्सेप्ट, इनका जो क्वेश्चन रिलेट करता है वो करता है, जिस वक़्त हम कॉर्पोरेट टैक्स के पोर्टल पे एंटर होते हैं, आपको डिफरेंट किस्म के ऑप्शन नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है? लेट मी शेयर माय स्क्रीन, पहले मैं लॉगिन हो जाऊँ, फिर मैं आपसे स्क्रीन शेयर करता हूँ। आपने देखा होगा, सॉरी फॉर दिस, थोड़ा-सा लॉगिन होते हुए टाइम लग रहा है। इन क्वेश्चन से रिलेटेड, इनसे रिलेटेड, राइट? सबसे पहले है टैक्सेबल पर्सन। टैक्सेबल पर्सन, अगर मिसाल के तौर पे मैंने अपनी कंपनी रजिस्टर करनी है, तो वो टैक्सेबल पर्सन है जिसने टैक्स देना है। उसके बाद आ जाते हैं नेचुरल पर्सन टैक्स एजेंट। अच्छा, नेचुरल पर्सन टैक्स एजेंट क्या होता है? टैक्स एजेंट, टैक्स एजेंटी, टैक्स एजेंसी और ज्यूरिडिकल पर्सन टैक्स एजेंट, ये तीनों आपस में मिलते जुलते हैं, ठीक है? नेचुरल पर्सन, जो टैक्स एजेंट का कॉन्सेप्ट है, उससे पहले मैं आपको वो बता दूं। टैक्स एजेंट एक ऐसा शख्स जो फेडरल टैक्स अथॉरिटी के पास रजिस्टर्ड हो और ये राइट रखता हो कि आपको किसी ट्रिब्यूनल के सामने या टैक्स एज अ टैक्स एजेंट रिप्रेजेंट कर सके। टैक्स कंसल्टेंट तो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे लोग रिटर्न फाइल कर देते हैं, आपको गाइडेंस दे देते हैं, आपकी कॉर्पोरेट टैक्स इम्पैक्ट असेसमेंट कर देते हैं, आपको रिटर्न फाइल कर देंगे, रजिस्ट्रेशन करवा देंगे, रिफंड क्लेम करेंगे। लेकिन अगर बिल फर्ज कभी किसी कोर्ट के सामने, किसी ट्रिब्यूनल के सामने अगर किसी बड़ी कंपनी को रिप्रेजेंट करना पड़ जाए, तो वहाँ पे एक बाकायदा रजिस्टर्ड टैक्स एजेंट चाहिए होता है। ये वो कॉन्सेप्ट है जहाँ पे आपने सुना होगा कि पीडब्ल्यूसी, अगर आपने टैक्स एजेंट बनना हो तो उसका पूरा प्रोसेस है, उसकी क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है, आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए 4 साल की। उसके बाद आपका एक पीडब्ल्यूसी, सिर्फ़ यूएई में पीडब्ल्यूसी अप्रूव्ड है, जो आपका टैक्स लेती है बाकायदा। और तकरीबन आप कह लें कि कॉर्पोरेट टैक्स का टैक्स एजेंट अलग होता है, वैट का टैक्स एजेंट अलग होता है। और जो एक टैक्स एजेंट का खर्चा होता है, ये तकरीबन 9 से 10,000 दिरहम के राउंड अबाउट, बाज़ औक़ात 12,000 दिरहम तक भी जाता है। जो बंदा एक टैक्स एजेंट होता है, उसको हम कहते हैं नेचुरल पर्सन टैक्स एजेंट। अब इसी तरह से टैक्स एजेंसी एक लीगल एंटिटी, सिविल कंपनी हो गई या सोल प्रोप्राइटरशिप हो गई, वो भी अपने आप को टैक्स एजेंसी के तौर पे रजिस्टर करवा सकती है। लेकिन ऐसे केस में उसके अंदर एक मेंबर, जो एक पार्टनर होता है, उसके पास टैक्स एजेंट की सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है? इसी तरह ज्यूडिकल पर्सन टैक्स एजेंट, ये एक ऐसा एक रजिस्टर्ड कंपनी जिसके पार्टनर, जिसके जो डायरेक्टर्स हैं, वो टैक्स एजेंट की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, वो ज्यूडिकल पर्सन टैक्स एजेंट कहलाते हैं। अब या तो ऐसा होता है कि एक बंदा जो रजिस्टर्ड टैक्स एजेंट है, वो आपको रिप्रेजेंट करता है, या एक कंपनी रिप्रेजेंट करती है, जो जो या एक ऐसा ज्यूडिकल पर्सन रिप्रेजेंट करता है जो एज अ टैक्स एजेंट रजिस्टर्ड हो, ज्यूडिकल पर्सन टैक्स एजेंट हो या कोई टैक्स एजेंसी हो, ठीक है? ये पीडब्ल्यूसी के पीडब्ल्यूसी से बाकायदा जिसने टैक्स लिया हो, जो मुकम्मल रिक्वायरमेंट्स पूरी करता हो, उसे हम कहते हैं। ऐसा इसी तरह से नेचुरल पर्सन रिप्रेजेंटेटिव एजेंट, जब भी फॉर एग्जांपल फर्ज करें कि मैं एक टैक्स एजेंसी से जुड़ा हुआ हूँ, एक कंपनी से जुड़ा हुआ हूँ। अब मैं तो कंपनी हूँ, या तो मेरी कंपनी की प्रोफाइल होगी, या ये हो सकता है कि मैं उस कंपनी के बिहाफ पे अपने आप को रजिस्टर करवाता हूँ, अपने नाम से रजिस्टर करवाता हूँ। मैं खुद तो टैक्स एजेंट नहीं हूँ, लेकिन मैं एक कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और वो कंपनी टैक्स एजेंट है। वहाँ पे हम ये नेशनल पर्सन रिप्रेजेंटेटिव एजेंट करते हैं। इसके बाद अदर सर्विसेज़, कुछ ऐसी सर्विसेज़ होंगी जिसमें आपको रजिस्टर होने की ज़रूरत नहीं होगी। आपने अपनी कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन या वैट रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई होगी। ऐसी जगहों पे लेकिन इसके बावजूद आपने एफटीए से कनेक्ट होना है, फेडरल टैक्स अथॉरिटी से कोई डीलिंग करनी है, वहाँ पे हम अदर सर्विसेज़ मिल जाएँगे। सेम इज़ ट्रू विद स्पेशल रिफंड। कभी-कभार ऐसे होता है कि आपने वैट के लिए रजिस्टर्ड होने के आप लायबल नहीं होते। लेकिन अगर आप वैट में रजिस्टर्ड नहीं होंगे, तो आप रिफंड कैसे क्लेम करेंगे? यहाँ पे हम स्पेशल रिफंड पे अपना अकाउंट बनाते हैं जाके, ठीक है? लेकिन आपके लिए, अगर मैं बात करूँ ज़्यादातर जगहों पे, आपके लिए सिर्फ़ पहला टैक्सेबल पर्सन रेलेवेंट होगा। आप अपने क्लाइंट्स को सर्व कर सकते हैं।
सही। सर एक क्वेश्चन है जी सर, ये आपने जैसा कहा कि हम सिर्फ टैक्सेबल पर्सन में क्लाइंट्स को सर्विसेज दे सकते हैं, तो इस टैक्सेबल पर्सन के स्कोप में क्या क्या एक्टिविटीज आ जाती हैं जो कि जब तक सर्विसेज आपने प्रोवाइड की किसी जाती किसी क्लाइंट को ट्राइब्यूनल के आगे या फेडरल टैक्स अथॉरिटी के आगे रिप्रेजेंट नहीं करना ना, आप टैक्सेबल पर्सन ही तक महदूद रहेंगे। हैं? और अगर इवन वी हैव टू प्रोसेस द रिफंड्स, वो भी हम सब इसी कुछ कैटेगरी? ओके। इसी कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। यानी ओके। आप ये कह लें कि 99% सिर्फ 99% टाइम सिर्फ यही यूज होगा। ठीक सर, ठीक। सर ठीक है। ये अलग अलग मतलब इसमें ऑप्शन देने में क्या मतलब लॉजिक है? लॉजिक ये है कि देखें, एक्सेस लेवल डिफरेंट होता है। जो बंदा आपको एज अ टैक्स एजेंट होगा ना, उसके पास एक्सेस थोड़ी ज़्यादा होगी, ठीक है। उसके अकाउंट में थोड़े से मजीद फीचर शामिल होंगे। प्लस उन्हें पता होगा कि ये टैक्स एजेंट का बंदा है, ये टैक्स एजेंट का अकाउंट है, तो ये बाकी क्लाइंट को ट्राइब्यूनल के सामने रिप्रेजेंट कर सकता है। इसी तरह स्पेशल रिफंड अगर क्लेम करना होगा, उसके पोर्टल की एक्सेस लिमिटेड होगी, ठीक है। राइट सर। ओके। अच्छा, माशाल्लाह इतने आए हुए हैं। एक दो और क्वेश्चन प्लीज। क्योंकि आप जब क्वेश्चन नहीं करते ना, मुझे पता नहीं क्यों लगने लग जाता है कि शायद समझ ही नहीं आई किसी को। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये सर जो पोर्टल हमने ऐड क्या किया, हमारी एक कंपनी इस पोर्टल में है, ठीक है, और वही कंपनी ऑलरेडी किसी और के पोर्टल में भी है, तो एट अ ठीक है, टाइम एक कंपनी दो पोर्टल्स में हो सकती है? उनका अकाउंट तो बन जाएगा, लेकिन दो कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन नहीं होंगी, ठीक है। जैसे आपने अपने नाम से अकाउंट जो बनाया था सेम ना, उनका। आपको याद होगा आपने प्रैक्टिस की थी लास्ट टाइम जब हमने अकाउंट बनाया था, आपने साथ प्रैक्टिकल किया था, राइट। जी जी। आप सर मेरा इसी तरह सवाल ये से है कि अपने नाम से कंपनी अकाउंट, ऑलरेडी आप अपने नाम से और अकाउंट अपनी अकाउंट में है। कंपनी के नाम से अकाउंट तो बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन दो नहीं कर सकते। जी जी, वो तो एक ही होगी ना उस कंपनी की, लेकिन मैं अपनी ईमेल से उसको ऐड करना चाहूँ, इधर नाम लिख के उसको ऐड करूँ और ऑलरेडी वो किसी और अकाउंट के साथ भी लिंक हो, तो अब मुझे हाँ अगर जी, उसको अच्छा। वहां से खत्म करना है और यहाँ पे ऐड करना है तो उसका क्या प्रोसेस होगा? अच्छा, इनका एक क्वेश्चन है। एट अ टाइम दो जगहों पे कंपनी अगर रजिस्टर्ड है, ठीक है, अक्सर ऐसे होता है। मिसाल के तौर पे आपकी कंपनी थी ABC लिमिटेड, आप मेरे पास आए, फैज़ान हमें अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है कॉर्पोरेट टैक्स की। मैंने कहा ठीक है, आपकी कंपनी के नाम से मैंने अपना अकाउंट बनाया और कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन कर दी। इसके बाद आप कहते हैं कि नहीं यार, ये फैज़ान जो है ना, ये तो ठीक काम नहीं कर रहा, हमें लिफ्ट ही नहीं करवाता, क्यों ना हम किसी और से जाके हम टैक्स सर्विसेज ले लें। अब आप किसी और टैक्स कंसल्टेंट के पास चले गए, वो कहते हैं भाई ये एक्सेस तो फैज़ान के पास है, फैज़ान ने अपने लॉगिन में अपने पोर्टल पे अकाउंट बनाया हुआ है, उस एक्सेस को आप किसी तरीके से ख़त्म करके मुझे दें। वो एक्सेस कैसे देंगे? सर ये पॉइंट रिपीट करते हैं दोबारा, मैं आपको समझ। बताता हूँ। ये क्विक एज फोल्ड ऑडिटिंग मेरी फर्म है। मैंने क्या किया था, इस सारा प्रोसेस जैसा कि आपको लास्ट क्लास में भी पढ़ चुके हैं आप लोग। माय गॉड, रियली सॉरी फॉर दिस। ये थोड़ा सा कभी कभार जो है ना ये आहिस्ता सर हो जाती है एनओसी तो साइट। नहीं लेना पड़ेगा उसके लिए? नहीं नहीं, कोई एनओसी नहीं। एनओसी क्या ऑनलाइन ही होता है ना, रिटर्न में क्या देना है। लाइक ये मैं लॉग इन हुआ अपने पोर्टल पे, आपने देखा इस पे बहुत सारी कंपनीज के रजिस्टर्ड हैं। ये क्विक कैश फोल्ड ऑडिटिंग, ये मेरी ऑडिट की फर्म है, ठीक है।
माय गॉड, ये थोड़ा स्टक होता है ना। यूजर ऑथराइजेशन, माय गॉड। ओके, ये अभी तक मैं आपको इसलिए क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन पूछा है मैं इसको आंसर कर रहा हूँ, लेकिन ये याद रखिएगा कि लेटर ऑन हम इस चीज़ को मैं आपको दोबारा भी दिखाऊंगा इस पोर्टल को कैसे यूज़ करना है, ठीक है। ये नज़र आ रहा है, आप सबसे पहले गए यूज़र ऑथराइजेशन में, ऐड यूज़र पे क्लिक किया और आपने अपना ईमेल बनाया हुआ है ना पोर्टल पे। आप में से बहुत सारे पार्टिसिपेंट ने, आपको मैंने प्रैक्टिकली लास्ट क्लास में कहा था अकाउंट बनाना सिखाया था बाकी, ठीक है। तो आपने यहाँ पे अपना ईमेल लिखना है जो भी है, किसी का ईमेल किसी ने बनाया हो, किसी पार्टिसिपेंट ने मुझे अपना इधर चैट में ईमेल दे सकते हैं जिसने ऑलरेडी पोर्टल पे बनाया हो। ओके, ये एक मेरे पास आ गया वजाहत अली कादरी का, ये मैंने इनका डाला। इन्होंने उनकी जितनी भी मालूमात हैं ये उठा ली। अथराइजेशन कितनी देनी है, डिस्प्ले देनी है या राइट एक्सेस देनी है। डिस्प्ले एक्सेस का मतलब ये है कि वो सिर्फ देख सकें, और राइट एक्सेस का मतलब है वो चेंज भी कर सकें। मैं अभी डिस्प्ले एक्सेस देने लगा हूँ, मैं इधर ऐड कर दूंगा उन्हें, लेकिन मैं अभी नहीं करने लगा, ठीक है। मेरी फर्म में ओके, प्रोसेस आप समझ गए? एनीवन? जी सर समझ गया। ये मैंने ऐड सर किया मेरा एक क्वेश्चन था। जी। सर अब ये तो आपके पास एक्सेस है ना, लेकिन इन केस अगर कंसल्टेंट के साथ कुछ ऐसा डिस्प्यूट हो जाता है और बाद में क्योंकि फुल अथॉरिटी आ गई किसी के भी पोर्टल में, आपने अपनी डिटेल्स डाल दी, तो इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट फिर उसके पास क्या रास्ता होगा, कोई अगर इस तरीके से ना देना चाहे? आप फेडरल टैक्स अथॉरिटी के पास चले जाएं, अगर आप ऑनर है ना आप उनसे कांटेक्ट करें, वो आपको एक्सेस दे देंगे, ठीक है। सर जी, इसमें जो अपने अभी आप ऐड किया आपने, वो थोड़ा रिपीट कर दें कि वो किस पर्पस के लिए था, क्योंकि क्वेश्चन यही था कि शिफ्ट कैसे करना है टैक्स कंसल्टेंट को। तो ये अभी आपने जो ऐड किया है उसमें प्रोफाइल वो एज अ कंपनी का ऐड किया है इसमें, या वो थोड़ा अच्छा करके दोबारा बता राहुल, दें। अभी आपने क्या पूछा है? ये जो भी आपने ऐड किया वजाहत कादरी के ईमेल, वो मतलब कंपनी एज अ कंपनी ऐड किया उनको आपने, या ये थोड़ा नहीं काइंडली रिपीट कर नहीं दें। नहीं नहीं, देखिए वजाहत हमारे एक पार्टिसिपेंट है, स्टूडेंट है। आप चैट में देखिए इन्होंने अपना आखिर में ईमेल दिए, जी 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 बिल्कुल। आपने भी अपना ईमेल बनाया होगा ना। मैंने जी एक सर। कंपनी का अकाउंट अपने पोर्टल पे बनाया हुआ था, वो मैंने आपको ट्रांसफर करना है, ओके। ठीक है। मैं आपका ईमेल टैक्स लिखूंगा, आपको रिटर्न ट्रांसफर प्रोसेस। कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक अगर कोई पार्टिसिपेंट थोड़े से शायद कंफ्यूज हुए हों, क्योंकि हम एक यूजर वाले यूजर एक्सेस पे चले गए थे। होता ये है कि अक्सर स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी कहीं पे प्रैक्टिस भी कर रहे होते हैं, और थोड़ा बहुत कई को आइडिया भी होता है टैक्सेशन का, तो वो अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो थोड़ा सा एक एडवांस लेवल के हैं। अभी तक तो डेफिनेटली आपने कॉर्पोरेट टैक्स में सिर्फ अकाउंट बनाया है अपनी कंपनी का, लास्ट लेक्चर आप लाजमी लीजिएगा अगर किसी ने नहीं लिया तो। अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने देखी नहीं है, अभी देखनी है, तो ये वाली चीज़ें हम दोबारा पढ़ेंगे तब आपको ज़्यादा बेहतर तौर पे समझ आएगी। अभी तक जो हमने पढ़ा है कोई उसका क्विक रिव्यू दे दे ज़रा। मैं दे देता क्विक जी रिव्यू। लास्ट लेक्चर में हमने जो स्टार्ट किया था ना, तो सबसे पहले तो आपने ये बताया था कि एक तो डायरेक्ट टैक्सेस की कैटेगरी है इसकी, ठीक है, और पर्सनल इंडिविजुअल का भी बताया था कि इनकम टैक्स होगा, कॉर्पोरेट टैक्स होगा, बिजनेसेस के ऊपर कॉर्पोरेट टैक्स लागू होगा, ठीक है। तो इसी तरह फिर ये पोर्टल को आपने इंट्रोडक्शन करवाया और लॉगिन बनाना बताया। लॉगिन के बाद कंपनी उसमें ऐड हो गई। तो टैक्स रेजिडेंट नॉन टैक्स रेजिडेंट का बताया। तो यूएई नहीं, बेस्ड जो होगा अभी ओनली वो, ये अभी मुख्तसर आप सा है अवेलेबल हैं? बीच में आखिर में। हेलो। जी जी। नहीं, मैं असल में एक हमारे पार्टिसिपेंट हैं हबीब, तो मैं उनसे ज़रा बात करना चाह रहा था। सर मैं बीच में कर तो सकता मुझे हूँ एक बात? सवाल था, जी एक सवाल था, जी जी, आप करें जी एक सैफुल्ला। सवाल ये था कि जो, जी वो जो डैशबोर्ड को खोल रहे हैं ना हम ओपन करके,
जा रहे हैं, तो उधर 5 तरह के वो नाम आ रहे हैं टैक्स। एक तो वैट है, एक तो कॉर्पोरेट टैक्स है, टैक्स ग्रुप है, इसी तरह कोई वेयर हाउस के नाम से कुछ लिखा हुआ है। तो वो 4-5 उनका थोड़ा सा अगर बता दें मुख्तसर, नहीं वो यानी सफुल्ला, कॉर्पोरेट ये वैट तो आगे हमें हम पढ़ना ही है, प्रैक्टिकली लेकिन करेंगे। वो क्या चीजें हैं? अभी हमने कॉर्पोरेट टैक्स से स्टार्ट किया, फिर हमने वैट भी पढ़ना है, फिर एक्साइज भी पढ़ना है। ठीक है। समीर कादरी। सर मैं सॉरी माजर, सर मैं आपकी नो क्लास ना बड़े एहतियात से सुनता हूँ, बार बार नोट्स बनाता हूँ, मगर आज मेरा ना नेट बहुत ही ज्यादा सम तंग कर रहा है कि मैं ना कुछ चीजें समझ आ रही है नहीं। मैं अगली क्लास में इंशाल्लाह आपसे मैं भी क्वेश्चन करूँ, ये चीज है सर। समीर बहुत नेट तंग कर रहा है। लेकिन नेक्स्ट क्लास इसकी रिकॉर्डिंग आप लाजमी सुन लीजिएगा, ठीक है। ठीक है सर, मैं राइट तो वैसे ही राइट। मेरा थोड़ा मूड ऑफ था, मुझे ये लग रहा था कि नहीं होंगे स्टूडेंट ही नहीं होंगे क्लास में, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा आप लोगों ने रिस्पांस दिया, मुझे खुशी होती है, क्योंकि मैंने तो देखें मुझे घंटा 1.5 घंटा देना ही देना है। जी लेकिन सर। मजा आता है ना, अगर आप सब करते हैं, कोई मसला नहीं है, आप लोगों का एक प्रॉब्लम सर है ये बट अभी मसले जाके सही हुआ है, बल्कि मैंने नेट पकड़ा है दोस्त से कि मुझे ना ये वो दूसरा वाला दो, क्योंकि मेरे साथ मसला ये है, मेरे पास डिवाइस वाला नेट है, वो बहुत ज्यादा तंग कर रहा है सर। ठीक है, नो इश्यू, थैंक यू, बहरहाल रियली आई अप्रिशिएट कि आप सीरियस हैं। किसी का कोई क्वेश्चन? समीर अस्सलाम कोई वालेकुम क्वेश्चन है? सर। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर। सलाम। सर आई हबीबुल हसन। जी हबीब, मैंने आपसे कहा था आपसे कुछ क्वेश्चन है, नेचुरल पर्सन और जुडिकल पर्सन का फर्क बता दें प्लीज। सर नेचुरल पर्सन वो होता है जो इटसेल्फ एक होता है सोल प्रोप्राइटरशिप की सूरत में, जो एक कंपनी ठीक है। जिसने रजिस्टर करवाई होती है, जो ठीक है। डायरेक्ट। और जुडिकल पर्सन कंपनी होती है इटसेल्फ, समझ लें कि जिस तरह कंपनी है, कोई एलएलसी है या कोई ठीक है। ऐसी कंपनी है जो डायरेक्ट कंपनी जिम्मेदार होती है अपने टैक्स की या किसी भी चीज़ की। नेचुरल पर्सन, अगर मैं इसको थोड़ा सा अपने अल्फाज में बयान करूं तो नेचुरल पर्सन वो शख्स जो अपने नाम पे बिजनेस कर रहा है। जैसे आपने पाकिस्तान में देखा होगा, किसी ने अपने घर के बाहर दुकान डाल दी किसी ने, या किसी ने अपने घर के बाहर सस्ता बाजार का बोर्ड लगा दिया, या किसी ने दुकान डाल दी, अपने पर्सनल नाम से कोई बंदा बिजनेस कर रहा हो, जिसने बाकायदा इनकॉर्पोरेशन नहीं करवाई हुई। अच्छा, अब यूएई में ऐसे नहीं हो सकता कि कोई भी बंदा दुकान डाल के वैसे ही बैठता है, उसे लाइसेंस लेना होता है। यूएई में कोई भी बिजनेस करना है, लाइसेंस तो उसने लेना है। अब वो किस तरह का लाइसेंस लेगा? अगर वो एक सस्ते वाला लाइसेंस लेता है, हल्के वाला, सोल प्रोप्राइटरशिप का, तो इसका मतलब ये है कि वो एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ पर्सन पैसे कमा रहा है। ठीक है। उसने 2 सोल प्रोप्राइटरशिप के लाइसेंस ले लिए हैं। पहला मैंने ले लिया है ABC LLC, दूसरा मैंने ले लिया है XYZ, सॉरी LLC आगे से हटा दें, ABC सोल प्रोप्राइटरशिप, और दूसरा लाइसेंस ले लिया XYZ सोल प्रोप्राइटर। एक में मैं रियल एस्टेट की ब्रोकरेज करता हूँ, कमीशन कमाता हूँ, दूसरे में मैं शेयर्स की ट्रेडिंग वगैरह में लोगों को हेल्प आउट करता हूँ। मेरी पहली कंपनी से, पहली सोल प्रोप्राइटरशिप से इनकम है 1 लाख दिरहम, दूसरे से भी है इनकम 1 लाख दिरहम। अब जब मैंने टैक्स देना होगा ना, टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फर्क पड़ेगा? टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो ABC सोल प्रोप्राइटरशिप है वो कौन है? वो मैं हूं। XYZ सोल प्रोप्राइटरशिप कौन है? मैं हूं। मेरी टोटल इनकम कितनी हो गई? 2 लाख दिरहम, महीने के 2 लाख दिरहम हो गई। ठीक है हबीब। यस सर मैं सुन रहा हूँ। अब मैंने जो टैक्स देना है वो 2 लाख दिरहम पर मंथ के हिसाब से देना है। अच्छा, लेकिन अगर कंपनी बनाई होती, ABC LLC होती, दूसरी XYZ LLC होती, ABC LLC की अपनी कैलकुलेशन होती कितना टैक्स बन रहा है, XYZ LLC की अपनी कैलकुलेशन होती, वो सेपरेट पर्सन है, डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ऑनर, दोनों की अपनी कैलकुलेशन है। ठीक है। अच्छा, ये तो फर्क था कंपनी ज्यूडिकल पर्सन और नेशनल पर्सन का। कंपनी ज्यूडिकल पर्सन थी, मैं नेशनल पर्सन था। ओके सर। इसके यस बाद सर। हम आ जाते हैं, मैंने आपको बताया था टैक्स रेजिडेंसी का एक कॉन्सेप्ट होगा। टैक्स रेजिडेंसी का क्या कॉन्सेप्ट है अभी तक हम मुकम्मल तौर पे नहीं समझ सके, हमने आधा पढ़ा। जो भी बंदा यूएई का टैक्स रेजिडेंट होगा वो वर्ल्ड वाइड इनकम पे टैक्स देगा। जो भी सिर्फ यूएई, जो सिर्फ टैक्स नॉन रेजिडेंट होगा वो सिर्फ यूएई बेस्ड इनकम पे टैक्स देगा। ठीक है, जनरल सी लाइन हमने पढ़ ली। टैक्स रेजिडेंट वर्ल्ड वाइड इनकम पे टैक्स देगा, टैक्स नॉन रेजिडेंट यूएई बेस्ड इनकम पे टैक्स देगा। अब हम देखते हैं कि क्या फर्क पड़ता है ज्यूडिकल पर्सन के केस में, टैक्स रेजिडेंट कब होता है, एक कंपनी टैक्स रेजिडेंट कब होती है। मैंने आपको 2 कंडीशन बताई थी लास्ट क्लास में, क्या क्या बताया था? सर एक तो सर कंपनी इनकॉर्पोरेटेड यूएई हो, ठीक है।
और दूसरा ये है कि यूएई में नहीं होगी, लेकिन उसका जो है वो कंट्रोल और मैनेजमेंट जो है वो यूएई के अंदर होगी। वो खुद इनकॉर्पोरेटेड तो नहीं होगी, लेकिन उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट यूएई के अंदर होगा। और उसमें फिर कुछ पॉइंट्स थे कि हम कैसे देखेंगे कंट्रोल और मैनेजमेंट को। तो उसमें फिर आपने जैसे डिस्कस हमने किया था कि उसमें बोर्ड मीटिंग्स जनरली हम पाकिस्तान में देखते हैं, लेकिन आपने बताया था कि यूएई के अंदर ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव हो जाएगा। ठीक है। ओके। सर ये कहा था कि आपने कि डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी जो है वो यूएई के अंदर होनी चाहिए। ठीक है। सो ये कहना है इसमें कि इसमें यूएई में सर थोड़ा बोर्ड सा ऑफ इसमें सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की भी बात आपने की थी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है बोर्ड वो ऑफ डायरेक्टर्स भी होता है, लेकिन यूएई में थोड़ा सा सब्जेक्टिव हो जाता है। ऑल तो अभी भी 99.9% केसेस में तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग ही से फैसला होगा, क्योंकि सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट ऐसा है कि उसको कोई भी अथॉरिटी जज नहीं कर सकती। आपसे अगर कोई एविडेंस मांगेगा तो यही होगा असल में कि आप उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग लगा के दे देंगे, क्योंकि ऑन पेपर सब्जेक्टिव चीजों का कोई एविडेंस नहीं होता। अच्छा, इनकॉर्पोरेटेड है, अगर इनकॉर्पोरेटेड नहीं है तो सेकंड हमारा स्टेप है कि उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट यूएई में हो। ये हमने जुडिकल पर्सन के केस में पढ़ा, रेजिडेंट का। अब नेचुरल पर्सन का क्या होगा? ही इज डूइंग बिजनेस इन यूएई, बिजनेस यूएई में हो, ट्रेड लाइसेंस यूएई का हो, ट्रेड लाइसेंस यूएई का हो, सोल प्रोप्राइटरशिप यूएई में बिजनेस कर रहा है। सर एक क्वेश्चन था यहाँ जी सर, वर्ल्ड वाइड इनकम पे अगर वो टैक्स देगा, अगर किसी और कंट्री में उसने टैक्स पे किया है तो उस पे की ट्रीटमेंट कैसे होगी? ये इंशाल्लाह ताला हम कैलकुलेशन ऑफ टैक्स में पढ़ेंगे, कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक्स में आएगा। ओके। टैक्स रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, टैक्स रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। जुरिडिकल पर्सन, इट्स वेरी सिंपल। जुरिडिकल पर्सन या यूएई में इनकॉर्पोरेटेड है, वरना अगर यूएई में इनकॉर्पोरेटेड नहीं है तो उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट यूएई में हो, और नेचुरल पर्सन यूएई में बिजनेस कर रहा हो। टैक्स रेजिडेंट पर्सन क्लियर हो गया। अब आते हैं टैक्स नॉन रेजिडेंट पर्सन की तरफ। बजाय तो बड़ा सिंपल सा वर्ड बनता है टैक्स नॉन रेजिडेंट पर्सन। इसका क्या मतलब होता है नॉन रेजिडेंट का? जो यूएई में रेजिडेंट ना हो, कहने को जो यूएई में रेजिडेंट ना हो। अच्छा, अब सवाल क्या है? सवाल यह है कि इंग्लिश में अगर किसी चीज का मतलब बनता है नॉन रेजिडेंट, जो रेजिडेंट नहीं है, तो क्या जितने भी लोग रेजिडेंट नहीं है वो सब के सब नॉन रेजिडेंट की डेफिनेशन में फॉल करेंगे, जैसा बुनियादी अंग्रेजी में हमें लगता है, जैसे इंग्लिश में लगता है? ऐसा नहीं है। एक शख्स जो पाकिस्तान में रहता है, पाकिस्तान में पैदा हुआ, कभी यूएई से कोई लेन देन नहीं किया, यूएई से खरीदा फरोख्त नहीं की, उसका यूएई से कोई ताल्लुक नहीं है, उस बंदे को हम टैक्स नॉन रेजिडेंट पर्सन नहीं कहते, क्योंकि उसका यूएई से कोई ताल्लुक ही नहीं है। हमारे लॉ के पास, यूएई के लॉ के पास, यूएई के टैक्स के पास इतना टाइम नहीं है कि वो ऐसे बंदे को डिफाइन करे जिसकी कोई कैलकुलेशन पे टैक्स लगना ही ना हो, यूएई से रेलिवेंट ही ना हो। हम अगर टैक्स नॉन रेजिडेंट पर्सन को अगर ज्यादा अच्छे अल्फाज में कहें तो वो ये होगा कि पॉइंट नंबर 1 वो रेजिडेंट नहीं है, वो टैक्स रेजिडेंट नहीं है। पॉइंट नंबर 2, इसके बावजूद वो किसी ना किसी तरह यूएई के टैक्स से रेलिवेंट है। ठीक है, यानी अब मैं अगर रैंडमली आप में से किसी का नाम लूं, राहुल, ऐसा क्या आप, हमने टैक्स रेजिडेंट के कॉन्सेप्ट पढ़े। पहली बात, क्या आप एक कंपनी है जो यूएई में इनकॉर्पोरेटेड है? नो सर। नहीं। क्या आप एक कंपनी है जो यूएई में इनकॉर्पोरेटेड नहीं है और आपका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट यूएई में है? नो सर। नो। ओके। आप जुडिकल पर्सन नहीं है और जुडिकल रेजिडेंट नहीं है। ओके। क्या आप एक नेचुरल पर्सन है जो यूएई में बिजनेस कर रहे हैं? नो सर। नो सर। अच्छा, इसका मतलब है कि आप राहुल दीवानी साहब टैक्स रेजिडेंट पर्सन नहीं है। अब हम यहाँ चेक करते हैं क्या ये टैक्स नॉन रेजिडेंट पर्सन है। क्या आपका यूएई से कोई ताल्लुक है, कोई इनकम इधर कमाते हो, कोई बिजनेस यूएई में हो? यस सर। क्या आपका ऑलरेडी यूएई में ताल्लुक है कोई? अगर सर कोई इनकम है तो फिर ओके। यूएई बेस्ड अभी तक इनकम हम पे। कह सकते हैं, जहां तक आइडिया है कि आप में से ज्यादातर जो यूएई में स्टेशन नहीं है, जो यूएई में बिजनेस नहीं कर रहे
और यूएई में कोई सर्विसेज दे भी नहीं रही, यूएई में ले भी नहीं रही, वो मुकम्मल तौर पर इररेलेवेंट है यूएई के लिए, ठीक है। ज़्यादा ऐसे लोगों को हम टैक्स नॉन रेजिडेंट पर्सन नहीं बल्कि आउट ऑफ स्कोप कहते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप में से अगर कोई क्वेश्चन टैक्स का पूछेगा, वो या तो उसमें से होगा जो मैं पढ़ा चुका हूँ या उसमें से होगा जो मैंने पढ़ाना है। लेकिन अगर वो कोई फिजिक्स का क्लास क्वेश्चन होगा तो वो टोटली आउट ऑफ स्कोप है, जिसको हम डिस्कस ही नहीं करते क्लास में, जिस तरह का क्वेश्चन क्लास में कोई भी नहीं पूछेगा, ठीक है। तो इसी तरह से या तो टैक्स रेजिडेंट होगा पर्सन या टैक्स नॉन रेजिडेंट होगा, लेकिन टैक्स नॉन रेजिडेंट पर्सन से मुराद वो शख्स हरगिज़ हरगिज़ नहीं है जो जिस पे यूएई का कोई टैक्स इम्पैक्ट ही नहीं है। टैक्स में जब भी हम टैक्स नॉन रेजिडेंट का भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे होंगे तो आपने सिर्फ यहाँ पे डेफिनेशन नहीं ख़त्म करनी कि जो टैक्स रेजिडेंट नहीं है। इंग्लिश में तो मतलब यही बनेगा कि जो भी टैक्स रेजिडेंट नहीं है वो टैक्स नॉन रेजिडेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है। टैक्स रेजिडेंट नहीं है, पॉइंट नंबर 1 वो टैक्स रेजिडेंट नहीं है। नंबर 2 इसके बावजूद उसका यूएई से ताल्लुक है। हम टैक्स नॉन रेजिडेंट पर्सन की इस्तेलाह, टैक्स नॉन रेजिडेंट पर्सन की टर्म उस बंदे के लिए डिफाइन करेंगे, उस कंपनी के लिए डिफाइन करेंगे जो टैक्स रेजिडेंट पर्सन ना होने के बावजूद किसी ना किसी तरह यूएई के टैक्स से रेलिवेंट हो। वो क्या वजूहात हो सकती हैं इनकी वजह से कोई शख्स, कोई कंपनी टैक्स रेजिडेंट ना होने के बावजूद यूएई से रेलिवेंट हो? 3 वजूहात हो सकती हैं। पहली वजूहात हो सकती है, पहली वजह हो सकती है परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। थोड़ा सा इररेलेवेंट स्लाइड बीच में थी जो मैं बाद में डिस्कस करना हूँ। पहली चीज होती है फिक्स्ड और परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। पहली चीज है फिक्स्ड और परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। फिक्स्ड और परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट क्या चीज होती है अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाया। दूसरी चीज क्या होती है ड्राइव स्टेट सोर्स इनकम। और थर्ड चीज क्या होती है उसका यूएई में कोई नेक्सस हो, ठीक है। अभी तक इसको याद रखना है, सिर्फ अभी तक मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। टैक्स नॉन रेजिडेंट पर्सन क्या होता है? पहला टेस्ट, क्या वो टैक्स रेजिडेंट है? नहीं, टैक्स रेजिडेंट नहीं है। अब हमने चेक करना है कि टैक्स रेजिडेंट नहीं है अगर तो क्या वो टैक्स नॉन रेजिडेंट है। इसके लिए हमने 3 क्वेश्चन मजीद करने हैं। क्या आपकी यूएई में कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है? ठीक है, क्या क्वेश्चन है? क्या आपकी यूएई में कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है? परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट से क्या मुराद है अभी मैंने आपको नहीं बताया। सेकंड क्वेश्चन, क्या आप यूएई से कोई स्टेट सोर्स डिराइव करते हैं, स्टेट सोर्स इनकम डिराइव करते हैं? अगर स्टेट सोर्स इनकम से क्या मुराद है ये अभी मैंने आपको नहीं बताया, ठीक है। अगर करते हैं तो यस यू आर टैक्स नॉन रेजिडेंट पर्सन। और थर्ड, आपका यूएई में कोई नेक्सस मौजूद है? नेक्सस से क्या मुराद है अभी मैंने आपको नहीं बताया। इन 3 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन भी मीट हो जाए तो यू आर रेलिवेंट टैक्स नॉन रेजिडेंट पर्सन, ठीक है। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन? सर यहाँ पर तो हम मेनली जुरिडिकल पर्सन को ही देखेंगे ना, बिकॉज नेचुरल पर्सन तो यहाँ पर रेलिवेंट नहीं होगा हमारे लिए। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर हम कॉर्पोरेट अगर जब कॉर्पोरेट टैक्स पढ़े तो वो सेपरेट लीगल एंटिटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं होगा, चले सेपरेट लीगल क्योंकि एंटिटी वाला पर्सनल टैक्स तो है ही नहीं ना सर यूएई के अंदर। सर यहाँ पे हम एक क्वेश्चन एक आ जाता है बड़ा कॉन्फ्लिक्ट, तो सुनिएगा कि मैंने कहा कि यूएई में पर्सनल टैक्स नहीं है। पर्सनल टैक्स से मुराद इनकम टैक्स नहीं है, बिजनेस टैक्स है। बिजनेस टैक्स है। अगर आपने कौन सी चीज होती है, चले यहाँ पे एक और क्वेश्चन पैदा हुआ कि कौन सी चीज ऐसी होती है
जो बिजनेस में आती है, कौन सी पर्सनल इनकम में आती है? सर जैसे सैलरी वगैरह हो गई। अच्छा, लाइक जो हमने देखा था, जैसे अगर कंसल्टेशन दे रहे हैं तो ऑब्वियसली वो बिजनेस इनकम में है, तो वहां पर फिर रेलेवेंसी हो जाएगी, राइट? इसमें मैं आपको थोड़ा सा, हम टैक्स नॉन रेजिडेंट से एक स्टेप बैक, दोबारा एक स्टेप पीछे पर उठाते हैं और हम जरा आ जाते हैं इंडिविजुअल पे। मैंने अभी तक आपको बताया टैक्स रेजिडेंट, जुरिडिकल पर्सन के केस में आप सब समझ गए, या तो यूएई में इनकॉर्पोरेटेड हो, या यूएई में इनकॉर्पोरेटेड नहीं है तो उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट यूएई में हो। ठीक है, अब मैंने बात की नेचुरल पर्सन की। नेचुरल पर्सन जो यूएई में बिजनेस करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि बिजनेस से क्या मुराद है? कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो हर बंदे के नजदीक बिजनेस की डेफिनेशन से बाहर है। इस काम के लिए ये मसला इतना पेचीदा था कि एक सेपरेट कैबिनेट डिसीजन इश्यू किया। कैबिनेट डिसीजन का पता है आपको क्या होता है? इस टॉपिक पे बात कर लूं, फिर मैं आपको कैबिनेट डिसीजन का बताता हूं व्हाट इट मींस। मिनिस्टर्स के डिसीजन। नहीं, अभी हम उसको पढ़ेंगे डिटेल में इंशाल्लाह ताला। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने एक सहूलत दी। ये हाइलाइटेड पोर्शन आपको नजर आ रहा है, इफ टर्न ओवर फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटीज एक्सीड 1 मिलियन, टीम में बिजनेस करते हैं। अच्छा, अब सवाल क्या है? सवाल ये आपको पता होगा कि आप में से वो लोग जो जिनकी कोई बिजनेस इंटेंशन नहीं होती, जो जॉब करने वाले लोग होते हैं, सुबह गए रात को वापस आए, जिनकी जिंदगी में शाम नहीं होती, उनके भी साथ साथ सेविंग के लिए वो कुछ काम करते रहते हैं। मिसाल के तौर पे एक दोस्त था मेरा, वो पाकिस्तान में क्या करता है कि एक गाड़ी ली, इस्तेमाल की, कुछ ऐसे के बाद बेच दी, लाख 1.5 लाख रुपए प्रॉफिट कमा लेते हैं। वो एक साइड इनकम है। इसी तरह से कई लोग सेविंग करते रहते हैं। मिसाल के तौर पे वो डिबेंचर में, बॉन्ड में, प्राइस बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं, लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, लोग डिफरेंट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। कई लोग तो इसको बाकायदा तौर पे बिजनेस के तौर पे कर रहे होते हैं। कई लोग इसको एक साइड इनकम के तौर पे रख रहे होते हैं। कई ऐसे होते हैं कि वो वैसे तो नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी कभार किसी इंस्टीट्यूट में लेक्चर दे दिया, किसी ने ट्यूशन पढ़ा ली। अब ये एक बड़ी कंफ्यूजन थी कि ठीक है, यूएई का दावा है कि यूएई में इंडिविजुअल टैक्स, इनकम टैक्स नहीं है, सिर्फ कॉर्पोरेट टैक्स है। तो ये डिफाइन फर्क कैसे किया जाएगा कि कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स फर्क क्या है, कहाँ पे है? ये लाइन किसने लगाई है कि ये चीज बिजनेस है और ये चीज बिजनेस में नहीं है? इन्होंने सबसे पहली सहूलत दी कि जितने भी इंडिविजुअल हैं, जितने भी नेचुरल पर्सन हैं जो एज अ कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, बल्कि अपने पर्सनल नाम से बिजनेस करते हैं। अपने पर्सनल नाम से बिजनेस कैसे हो सकता है? तवज्जो सुनिएगा, या ट्रेड लाइसेंस लेके या ट्रेड लाइसेंस लिए बगैर। कोई इधर तक इस जुमले की वजह से किसी को कोई कंफ्यूजन हो? सर क्या जॉब ट्रेड वाला लाइसेंस लिए बंदा बगैर ट्रेड कोई बंदा? लाइसेंस कैसे ले सकता है? जी, जॉब वाला बंदा ट्रेड लाइसेंस लेने का ऑथोराइज है यूएई में? साथ अगर आपको एनओसी मिल जाए तो बिल्कुल है। इस काम के लिए आप मेरे जो पहले कुछ लेक्चर्स हैं ना, वो रिवाइज कीजिएगा, जी जिसमें जी कंपनी जी। सेटअप के हवाले से साथ साथ कुछ मैं इररेलेवेंट डिस्कशन कर रहा होता अच्छा। हूँ। उसमें मैंने एक वीजे के जी हवाले से, बिल्कुल आपको बिल्कुल। याद होगा कि मैंने आपको जी बताया था मैंने कि अगर सुना। एम्प्लॉयमेंट वीजा है, आप साथ कंपनी खोलनी है, साथ कोई प्रैक्टिस करनी है, कैसे आप ले सकते हैं। लेकिन अगेन क्वेश्चन ये है कि ट्रेड लाइसेंस लेना कहाँ पे जरूरी होगा? थोड़ा सा मैं आपको वैसे तो टैक्स का टीचर हूँ, टैक्स एक्सपर्ट हूँ, थोड़ा सा कमर्शियल लॉ में जाते हैं। यूएई का एक और लॉ है, यूएई कमर्शियल लॉ। मैं जो पढ़ाता हूँ आप लोग नोट करते हैं ना, बाकायदा इसको नोट करते हैं, साथ लिखते हैं और अच्छी तरह से रिवाइज करते रहते हैं नोट्स को। अच्छा देखिए, जब भी कमर्शियल लॉ, यूएई का एक और लॉ है जिसे हम कहते हैं कमर्शियल लॉ। एज पर कमर्शियल लॉ, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो सैलरी की डेफिनेशन में ना आती हो, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन में ना आती हो, और आप रेगुलरली कर रहे हो, वो बिजनेस है, और बिजनेस के लिए आपको ट्रेड लाइसेंस लेना चाहिए। ये कौन कहता है? ये कहता है यूएई का कमर्शियल लॉ, कि अगर आप कोई भी एक्टिविटी
जो बिजनेस की डेफिनेशन में आ जाती है, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में नहीं आती। जो भी एक्टिविटी फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में नहीं आती और आप इस तवातर के साथ करते हैं, इतना रेगुलरली करते हैं, रिपीटेडली करते हैं, तो उसके लिए आपको एक ट्रेड लाइसेंस चाहिए। ओके, कोई एक्टिविटी जो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन में नहीं आती और आप रिपीटेडली करते हैं पैसे कमाने के लिए, वो बिजनेस है और उसके लिए आपको ट्रेड लाइसेंस लेना चाहिए। और अगर आप ट्रेड लाइसेंस नहीं लेंगे तो आपको 5,000 दिरहम से लेकर 5 लाख दिरहम तक का फाइन हो सकता है। ठीक है, ये जुमला समझ गए? अच्छा, ये आपको कौन कहते हैं, कौन सा लॉ कहते हैं कि ट्रेड लाइसेंस लेना है या नहीं लेना? कमर्शियल लॉ सर। कमर्शियल लॉ, कमर्शियल, मार्शल लॉ नहीं, कमर्शियल लॉ। ठीक है सर कमर्शियल लॉ। जी जी, ओके। अच्छा, अब जो डेफिनेशन हमने देखनी होती है, यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूं। अगेन, ये वाला कॉन्सेप्ट बड़े सारे पाकिस्तानी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को अक्सर और बेशतर कंफ्यूज कर देता है, पाकिस्तान में अच्छी पोजीशन पे काम करने वालों को भी। जब हम आर्टिकलशिप कर रहे होते हैं तब भी ये वाली चीज़ इनिशियल डेज में मुझे नहीं समझ आती थी। आपने देखा होगा कि बचपन में, अब्दुल रहमान, आपके बचपन में कितने नंबर आया करते थे? मैट्रिक में कितने नंबर थे? सर मेरे मैट्रिक में 70% थे मेरे ख्याल से। 70% से घर वाले खुश हुए थे या उन्होंने उल्टा बातें सुनाई थी? नहीं सर, ठीक थे। खुश हुए थे, ठीक है। आप मैं यकीन करें कि कई बच्चे अगर 70% लेके आएंगे ना, उनकी घर में चित्रोल हो रही होगी, बड़े कम नंबर आए हैं। ठीक है, कई बच्चे कह रहे हो, कई टीचर पेरेंट्स कहते हैं कि यार मेरा बच्चा 80% नंबर लेके आया है, बड़े खुश होते हैं। और कई कहते हैं कि वो कहते हैं बेटा 90% लेने थे। किसी के लिए 80% नंबर लेने वाला बच्चा लायक होता है, किसी के लिए नालायक होता है। डेफिनेशन हर किसी की अपनी अपनी होती है। हमने बच्चे का क्या हाल होगा घर में रिजल्ट के बाद ये देखना होता है उसके पेरेंट्स की डेफिनेशन के जरिए। ठीक है, अब अगर आप बिजनेस करते हैं ना और आपके पास ट्रेड लाइसेंस नहीं है, आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी यूएई में करते हैं जो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट नहीं है और रिपीटेडली करते हैं, आप तवातर के साथ करते हैं, आप कमर्शियल लॉ के मुताबिक ट्रेड लाइसेंस लेने के पाबंद होते हैं। अगर नहीं लेंगे तो आपको कौन बताएगा कि आपको फाइन आएगा या नहीं? कमर्शियल लॉ बताएगा। इधर आपके पेरेंट्स कमर्शियल लॉ है। ठीक है, अच्छा, अब ये डेफिनेशन दी हुई है एज पर कमर्शियल लॉ। ये लाइक ना लाइक की डेफिनेशन, ये बिजनेस की डेफिनेशन है एज पर कमर्शियल लॉ। जरूरी नहीं है फेडरल टैक्स अथॉरिटी के नजदीक भी टैक्स लॉ के मुताबिक भी यही डेफिनेशन हो। जैसे आपने बहुत सारे बच्चे आर्टिकलशिप कर रहे होंगे, रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन, जो फील्ड से नहीं है वो शायद इस बात को इतनी अच्छी तरह ना समझ सकें। रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन पाकिस्तान के इनकम टैक्स में और है, IAS 24 के मुताबिक डिफरेंट है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए। इसी तरह से जब भी हम किसी रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन देखनी होती है, अगर आप कोई टैक्स असाइनमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, आप टैक्स लॉ उठा के देखेंगे। अगर आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप IAS 24 उठा के देखेंगे। ठीक है, तो रेलिवेंट लॉ में कुछ ना होता है। अभी आप जब अभी आप कॉर्पोरेट टैक्स पढ़ रहे हैं, कॉर्पोरेट टैक्स में किसी डेफिनेशन हमने समझनी है, हम कॉर्पोरेट टैक्स के डेफिनेशन वाले चैप्टर में चले जाएंगे। अगर वैट पढ़ रहे हैं, किसी चीज की डेफिनेशन देखनी है, वैट वाले टॉपिक में चले जाएंगे। तो लाइक ना लाइक सबका अपना अपना होता है। इसी तरह बिजनेस भी कमर्शियल लॉ के मुताबिक हर वो एक्टिविटी जो एम्प्लॉयमेंट में फॉल नहीं करती और आप रिपीटेडली करते हैं पैसे कमाने के लिए, वो बिजनेस है। उस काम के लिए आपको ट्रेड लाइसेंस चाहिए। अब हम आ जाते हैं टैक्स की तरफ। टैक्स वाला कहते हैं नहीं, अगर कोई भी बंदा नेचुरल पर्सन है ना, वो 1 मिलियन दिरहम से कम का रेवेन्यू कमा रहा है, तो ये उसको बिजनेस नहीं मानता। ये कहते हैं भाई साइड इनकम पे भी लोग सेविंग के लिए भी करते हैं काम। लोग ऐसे भी हो सकते हैं, आप गाड़ियां लेते हो बेचते हो, आप एक साल में 4 गाड़ियां बेचते हो, तो आपने कहा हो कि यार कहीं फाइन ही ना आ जाए, आपने ट्रेड लाइसेंस ले लिया सोल प्रोप्राइटरशिप का। ठीक है, आपने ट्रेड लाइसेंस नहीं भी लिया, अगर आप एक साल में 4 गाड़ियां बेच रहे हैं, तो कमर्शियल लॉ रेलिवेंट है। टैक्स वालों का कोई सरोकार नहीं है आपके पास ट्रेड लाइसेंस है नहीं है, ये कमर्शियल लॉ वालों का मामला है। ठीक है, तो कमर्शियल लॉ ने तो डिफाइन कर दिया, लेकिन टैक्स वाले ने कहा नहीं, अगर आपका रेवेन्यू एक साल मिला के भी 1 मिलियन दिरहम को हिट नहीं कर रहा ना, तो आपके पास ट्रेड लाइसेंस है, ट्रेड लाइसेंस नहीं है, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमारी डेफिनेशन के मुताबिक आप बिजनेस नहीं कर रहे। ठीक है, बाकर मंसूर, समझ आ रही है सर?
सर ये 1 मिलियन सिर्फ रेवेन्यू जी है सर, या बिल्कुल प्रॉफिट है? समझ आ गई सर। ये रेवेन्यू है, प्रॉफिट नहीं। रेवेन्यू, रेवेन्यू से मुराद टोटल इनकम, एक्सपेंसेस से पहले पहले। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं कंसल्टेंसी सर्विसेज देता हूँ, जितने पैसे मैंने कमाए हैं टोटल, उसमें से मेरा खर्चा माइनस नहीं करना। रेवेन्यू उसे कहा जाएगा जिसमें खर्चा माइनस नहीं हुआ होगा, प्रॉफिट उसे कहा जाएगा जिसमें खर्चा माइनस हो गया। तो टैक्स वाले भाई कहते हैं कि अगर 1 मिलियन दिरहम का रेवेन्यू आपको पर्सनल कैपेसिटी में, ये सिर्फ नेशनल पर्सन के लिए है, कंपनी के लिए नहीं है। कंपनी तो आपको पता है कि वो तो चाहे 10 दिरहम भी कमाए, चाहे कुछ भी ना करे, कंपनी का पर्पज ही बिजनेस करना है। जुडिकल पर्सन हमेशा बिजनेस कर रहा है। नेशनल पर्सन अगर 1 मिलियन दिरहम से कम का रेवेन्यू कमा रहा है तो ये एज पर कॉर्पोरेट टैक्स बिजनेस नहीं है। ठीक है सर ये पर ईयर है ना सर, पर एनम? पर ईयर पर एनम, बिल्कुल 1 साल का। जी अच्छा, अब मुझे एक बात बताइएगा जी। अब्दुल रहमान, आपकी आवाज़ मुझे बड़ी आहिस्ता है। किसने पूछा क्वेश्चन? अभी किसी ने बोला कुछ? सर मैं पूछ रहा था कि ये इसकी अगर टर्नओवर इसका 1 मिलियन से कम है तो उसकी टैक्सेबिलिटी को कैसे देखेंगे? बिजनेस एक्टिविटीज में तो काउंट नहीं करेंगे तो उसको कॉर्पोरेट टैक्स एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? कॉर्पोरेट टैक्स बिजनेस पे लगता है। एज पर कॉर्पोरेट टैक्स ये बिजनेस ही नहीं कर रहे आप। ठीक है, राइट। अच्छा राहुल, एक बात बताएं, मुझे ये बताएं, आपके पास कुछ कीमती चीज़ें पड़ी हैं, पाकिस्तान से आप कुछ कीमती पत्थर ले आए हैं, ज़्यादा कीमती भी नहीं है, आपके पास से राउंड अबाउट 100 जेम्स हैं। ठीक है, जेम स्टोन है, कीमती पत्थर। आप वैसे तो जॉब कर रहे हैं, लेकिन आपके लोग आते हैं, आपसे मुलाकात करते हैं, आप उनको रेगुलर बेसिस पे रिपीटेडली वो स्टोन बेचते रहते हैं। क्या इस बात का रिस्क है कि आपको ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ जाए, या अगर ट्रेड लाइसेंस ना लें तो आपको कोई फाइन आ जाए? सर वो रेवेन्यू पे डिपेंड करता है। वो रेवेन्यू अगर 1 मिलियन से एक्सीड करता है तो फिर बिजनेस एक्टिविटी होगी ओके तो राहुल, एक देना मिनट, पड़ेगा। अब्दुल रहमान आप बताएं। नहीं सर, ये रिस्क है सर, ये क्योंकि ये रिस्क कमर्शियल लॉ कहता है कि आप अगर रिपीटेडली करेंगे काम तो आपके लिए उसके लिए लाइसेंस चाहिए होगा। अदरवाइज ठीक है, 50,000 से 5,000 से लेके 5 लाख तक फाइन आ सकता है। ठीक है, ये कौन कहते हैं? कमर्शियल लॉ। अच्छा, अब क्या Commercial टैक्स वाला इसके हवाले से कोई कहता है ये चीज़ कि आपको फाइन आएगा, आपके पास ट्रेड लाइसेंस नहीं है? नहीं सर, वो कहेगा कि अगर उसका ट्रेड आपकी लाइसेंस जो से है वो सरोकार ही नहीं है, उसका ट्रेड लाइसेंस होने ना होने से उसका ताल्लुक नहीं है। वो आपसे क्या कहेगा? वो कहेगा रेवेन्यू 1 मिलियन बन रहा है, ठीक है राहुल, समझ गए पॉइंट अब्दुल रहमान? यस सर, यस सर। वो कहेगा आपके पास रेवेन्यू 1 मिलियन से ऊपर नहीं गया ना, तो कोई बात नहीं, आपकी साइड इनकम है, बिजनेस है ही नहीं, पर्सनल इनकम है और इनकम टैक्स नहीं है। अच्छा, अब मुझे अब्दुल रहमान एक और बात बताइए, आपने क्या किया? एक गाड़ी ली, टेस्ला गाड़ी ली 2 लाख दिरहम की, और 12 लाख दिरहम की बेच दी। यस सर। ठीक है, क्या कोई रिस्क है कि आपको ट्रेड लाइसेंस ना होने की वजह से फाइन आएगा? आपने ये एक्टिविटी एक ही दफा की है पूरे साल में। यस सर, लेकिन इसकी जो है वो रेवेन्यू जो सर वो 1 मिलियन से ऊपर है ना सर ये। हाँ जी, लेकिन क्या ट्रेड लाइसेंस लेना आपके लिए लाजमी होगा इसके हवाले से? जी सर, एज अ टैक्स के लिए तो लाजमी होगा ना, क्योंकि मेरी एक्सक्यूज मी एक्सीड सर। कर रही है बिजनेस एक्टिविटी। सर जी मेरे अभी ख्याल से तो अगर साल में एक दफा उसने गाड़ी ली है और सेल कर दी है तो फिर तो इसके लिए ट्रेड लाइसेंस की जरूरत नहीं है। नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कमर्शियल लॉ, ट्रेड लाइसेंस हमें कौन बताता है लेना है कि नहीं लेना? वो हमें बताता है कमर्शियल लॉ। कमर्शियल लॉ कहता है भाई, आप रिपीटेडली एक्टिविटी नहीं कर रहे, अगर आप रिपीटेडली कर रहे होंगे तो आपके लिए ट्रेड लाइसेंस लेना लाजमी होगा। आप रिपीटेडली कर ही नहीं रहे, लिहाजा ये बिजनेस नहीं है। अच्छा, अब हम जाते हैं कॉर्पोरेट टैक्स के पास। कॉर्पोरेट टैक्स वाले भाई क्या कहते हैं? वो कहते हैं भाई, आपकी एक्टिविटी 1 मिलियन दिरहम से ज्यादा आपने रेवेन्यू कमाया है तो दिस इज बिजनेस, चाहे आपने रिपीटेडली नहीं की, चाहे आपके पास ट्रेड लाइसेंस नहीं है, आपका रेवेन्यू तो ज्यादा है। तो जैसे लायक और नालायक की डेफिनेशन अपनी अपनी होती है, बिजनेस है या नहीं है इसकी डेफिनेशन अपनी अपनी होती है। ठीक है, कमर्शियल लॉ की अपनी डेफिनेशन है, टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स की अपनी डेफिनेशन है। हम यहाँ पे किसकी डेफिनेशन देखेंगे? कॉर्पोरेट टैक्स की डेफिनेशन देखेंगे। ठीक हो गया? सर मेरा इस क्वेश्चन था वजह कि जी ये जो टैक्स पर्पस के लिए, जैसे अभी जो आपने ये कार वाली एग्जांपल दी है, तो टेक्निकली उसमें एक
गेन हो रहा है उसकी नेचर ही बिजनेस वाली नहीं है। तो सर यहाँ पर जब ये सिर्फ सोली इस बेसिस पे डिसीजन ले रहे हैं क्योंकि अमाउंट इतना होना चाहिए, फिर लेकिन तो फिर ये नेचर को ऑल टुगेदर इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि उसकी तो बिजनेस नेचर ही नहीं है। तो मतलब हम वैसे भी अगर जनरल ओके, बिजनेस डेफिनेशन को देखें तो यहाँ पर तो वो सर डेफिनेशन ही मीट नहीं हो रही, तो क्या ये यूएई ने अपनी तरफ से बस उसको कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया डेफिनेशन को? ओके। यहाँ पे हम इसी कैबिनेट डिसीजन जिसमें हमें नेचुरल पर्सन की टैक्सेबिलिटी के हवाले से ये रिस्ट्रिक्शन लगाई गई कि आपकी बिजनेस एक्टिविटी से अगर 1 मिलियन दिरहम से ज्यादा का आएगा रेवेन्यू तो तब हम उन्हें बिजनेस कहा जाएगा। वहीं पे उसने 3 चीजों को एक्सप्लिसिटली आउट कर दिया बिजनेस में से। पहली चीज है सैलरी एंड वेजेस। ये क्या होती है, आपकी अगर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है ना, आपके पास किसी से कहीं नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं आप, तो फिर बड़ा वादे तौर पे चाहे आपका रेवेन्यू 1 मिलियन दिरहम से ऊपर भी चला जाए तो इसको बिजनेस नहीं माना जाएगा। ठीक है, अगर आप सैलरी एंड वेजेस नौकरी कर रहे हैं, कहीं एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, स्क्रीन शो हो रही है ना? हाँ, यस सर, हो रही है शो स्क्रीन। ओके। पहली चीज लेकिन क्या होगी? ये तो वैसे भी बिजनेस नहीं है। जी सैलरी एंड वेजेस तो वैसे भी सब बिजनेस नहीं है। हाँ, सैलरी बिजनेस नहीं है, लेकिन उन्होंने मजीद वाज़ेह किया ना, क्योंकि अगर डेफिनेशन में सिर्फ ये लिख दिया जाए कि 1 मिलियन दिरहम। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप एक क्रिकेटर हैं, ठीक है, आप पीएसएल से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, आपको महीने के 4 लाख दिरहम मिलेंगे। कैसे पता चलेगा कि ये सैलरी है कि बिजनेस है? ये तो लिख दिया गया है कि रेवेन्यू, कि अगर आपका 1 मिलियन दिरहम से कम का रेवेन्यू होगा तो फिर तो आप बड़ा क्लियर है कि वो बिजनेस नहीं है। लेकिन आप मुझे बताएं कि क्या आप कहेंगे कि ये सैलरी है या बिजनेस है? कैसे फर्क पता चलेगा? आपने तो पीएसएल से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। मतलब ये उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिकली एक्सक्लूड कर दिया, उसे क्लियरली जो डिफाइन सैलरी कर ऑन वेजेस है, ये मजीद हमें हेल्प आउट करती है। अगर फर्ज करें कि आप यूएई में आते हैं, आपकी कहीं जॉब हो जाती है, ठीक है, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट है, आप उसके एम्प्लॉयमेंट वीजा पे हैं, बड़ा क्लियरली आप वहां पे एज एन एम्प्लॉय हैं। लेकिन अगर आपका उनसे कॉन्ट्रैक्ट है, बेशक आप वहां पे जाके 9 to 5 काम करते हैं डेली जाके, लेकिन आपसे उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि आप उन्हें मंथली डेली जाके ऑफिस में बैठ के सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे और इसके बदले में वो आपको 1 लाख दिरहम मंथली देंगे, तो देन फिर वो बिजनेस है। ठीक है, क्योंकि वो सैलरी की डेफिनेशन नहीं रही, वो आपकी फीस की डेफिनेशन आ गई है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ? सैलरी एंड जी सर। वेजेस वाला जो पॉइंट है, ये इसको अंडर एस्टिमेट ना करें, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके पीछे भी बड़ी लॉजिक है, ये भी कमा रहे हैं, बड़े अच्छे पैसे कमा रहे हैं। सेविंग के लिए लोग अक्सर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, ऐसे ही होता है ना, या गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, या शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, या बैंक में रखवा देते हैं, या रियल एस्टेट ले लेते हैं, घर ले लिया, या किसी ने किराए पे चढ़ा दिया, या आगे या आपने लेके बेच दिया। रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट भी अगर आप करते हैं, इनकम फ्रॉम रियल एस्टेट आती है, तो यूएई का टैक्स लॉ कहता है कि ये बिजनेस नहीं है, आप इसके लिए ट्रेड लाइसेंस ले लें। ठीक है, यानी यहां पे डेफिनेशन काफी हद तक मैच कर जाती है कमर्शियल लॉ की और कॉर्पोरेट टैक्स की। ठीक है, मोहसिन समझे? जी राहुल। इसमें ये रेंटल इनकम पे आ जाएगी, ऐसे में रेंटल इनकम पे आएगी इसमें सर। रेंटल इनकम भी आ गई और कैपिटल गेन भी आ गया। कैपिटल गेन उस अमाउंट को कहा जाता है जो वैल्यू यस सर, सेल इंक्रीज परचेज होने की करते वजह से हैं। आपको हासिल होता है। ओके ठीक है, यानी यहाँ पे वही जजमेंट है कि टैक्स किस चीज पे लगना चाहिए, किस पे नहीं। तो जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की हुई है पार्ट टाइम, उस पे नहीं लगना चाहिए, एवरीवन एग्रीज। ओके, थर्ड चीज है रिटर्न ऑन पर्सनल इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन पर्सनल इन्वेस्टमेंट, पर्सनल इन्वेस्टमेंट में क्या, आपने शेयर ले लिया, आपने कहीं फिक्स डिपॉजिट करवा दिया, आपने कहीं वर्चुअल करेंसीज में
क्रिप्टो वगैरह में पैसे रखवा दिए, देयर इज नो पर्सनल टैक्स ऑन दैट। सही है। जो आपने इनकम फ्रॉम रियल स्टेट कहा था, इसमें आपने भी ब्रैकेट में लिखा था अनलेस हैव अ ट्रेड लाइसेंस। तो इसका मतलब ये है कि हाँ जी, अगर ट्रेड लाइसेंस होगा उस पर्सन के पास तो फिर लग जाएगा कॉर्पोरेट टैक्स। फिर कॉर्पोरेट टैक्स लग जाएगा, ठीक है। इसी तरह से या हो, अगर वो थ्रेश होल्ड को क्रॉस करेगा 1 मिलियन दिरहम की। एक सेकंड मैं आपको बताऊं, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। ये चीजें, ये जो 3 चीजें हैं, इसको इन्होंने एक्सप्लिसिटली बाहर निकाला है बिजनेस की डेफिनेशन से। अगर 1 मिलियन दिरहम का रेवेन्यू है, तब तो वो, जब तक 1 मिलियन दिरहम का रेवेन्यू आप पे नहीं लगता, तब तक तो आपको टैक्स ने छूट दी हुई है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं ना, वो बिजनेस नहीं है, ठीक है। आपके पास सोल प्रोप्राइटरशिप का ट्रेड लाइसेंस है भी, तब भी वो बिजनेस नहीं है, आपने 1 मिलियन दिरहम का रेवेन्यू नहीं मीट किया, ठीक है। आपके पास क्लाइंट आता है, आपको लाइसेंस दिखाता है, उसके पास सोल प्रोप्राइटरशिप का ट्रेड लाइसेंस है। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब है वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में एज अ नेचुरल पर्सन बिजनेस कर रहा है, एज एन इंडिविजुअल बिजनेस कर रहा है, लेकिन उसका रेवेन्यू दुनिया, पूरी दुनिया कहेगी वो बिजनेस कर रहा है भाई, रियल एस्टेट की सेल एंड परचेज करता है, कमीशन खाता है, लेकिन उसके पास ट्रेड लाइसेंस भी मौजूद है, लेकिन उसका रेवेन्यू नहीं मीट करता 1 मिलियन दिरहम को। वो कोई भी काम कर रहा है, वो गाड़ियों की सेल परचेज कर रहा है, पूरी दुनिया के नजदीक बिजनेस कर रहा है, लेकिन उसका रेवेन्यू 1 मिलियन नहीं है। वो नेचुरल पर्सन है और उसका रेवेन्यू 1 मिलियन नहीं है। कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं भाई ये बिजनेस नहीं है, इस पे कॉर्पोरेट टैक्स नहीं लगेगा। तो 1 मिलियन दिरहम तक तो वैसे ही छूट दी हुई है, चाहे आप बिजनेस कर भी रहे हो, चाहे कॉर्पोरेट टैक्स के नजदीक बिजनेस कर भी रहे हो। लेकिन ये 3 चीजें बिजनेस की डेफिनेशन से आर टू गैदर आउट हैं, यानी इनसे अगर आप विदाउट ट्रेड लाइसेंस रियल एस्टेट से मिलियन एंड बिलियन ऑफ दिरहम का भी रेवेन्यू कमा लें, यू आर आउट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स, इसे बिजनेस माना ही नहीं जाता। यानी आपको 2 छूट दी गई है, नेचुरल पर्सन को 2 तरह की रिलैक्सेशन दी गई है। पहले, आपका रेवेन्यू 1 मिलियन दिरहम तक होगा प्योरली बिजनेस एक्टिविटीज से, और बिजनेस एक्टिविटीज में भी ये 3 चीजें नहीं आती। पॉइंट समझ रहे हैं? आई हैव अ क्वेश्चन सर। जी सर मेरा सवाल इधर ये है कि मैं फर्ज कर लेते हैं कि मैं इधर एक बिल्डिंग ले लेता हूँ रेंट पे, और फिर मैं आगे उसको बेड स्पेस ठीक पे है, और पार्टीशन करके उसको बेड स्पेस पे दे देता हूँ, या फिर उसके ये जो होते हैं अकोमोडेशन के लिए मैं उसको रेंटल पर्पज के लिए यूज करता हूँ, अगर रेंट पर फिर दे देता हूँ, तो क्या वो उसके लिए मुझे ट्रेड लाइसेंस लेने की नहीं जरूरत? ये तो काम ही इलीगल है ना। बेस्ट स्पेसेस होता क्या है, सब लीज विदाउट परमिशन, ठीक है। लेकिन अगर ये रेंटल एग्रीमेंट, देखिए अभी तो मैं आपको डेफिनेशन पढ़ा रहा हूँ, वो क्या है, वो है, आप देखें ट्रेड लाइसेंस लेना ना लेना एक ऐसी चीज है जो कमर्शियल आपको डील करता है। क्या आप इस फ्रीक्वेंटली इस एक्टिविटी से पैसे कमा रहे हैं? क्या आप फ्रीक्वेंटली कर रहे हैं? पॉइंट नंबर 1, क्या वो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट है? हबीब, क्या वो फुल टाइम ये एम्प्लॉयमेंट है? यस सर, ये फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट तो नहीं है, ये तो पार्ट टाइम ही है नहीं, ना। पॉइंट नंबर 1 निकल गया, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, क्या ये आप इतना तवातर से कर रहे हैं, एक रेगुलरली कर रहे हैं? ये सर ये फर्ज कर सकते हैं कि मैं रेगुलर ही कर रहा हूँ, फर्ज ओके, करें आप मैं रेगुलरली कर रहे हैं तो आपको ट्रेड लाइसेंस लेना होगा, ठीक है। अगर कोई भी लीगल एक्टिविटी कर रहे हो ना, ठीक है, तो फिर आपको ट्रेड लाइसेंस लेना होगा। पॉइंट नंबर 1, ठीक है। अच्छा, एक सेकंड समीर, अगर आप ट्रेड लाइसेंस नहीं लेते ना, या आपको लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपने 2 घर रखे हुए हैं या 3 रखे हुए हैं और रेगुलरली भी कर रहे हैं, रेगुलर क्या देखें, 3 मकान ले लेना मेरा नहीं ख्याल कि रेगुलर में आता है। रेगुलर रियल एस्टेट प्रॉपर्टी, लोगों ने यहाँ पे सैकड़ों के हिसाब से घर और फ्लैट रखे हुए हैं, यहाँ पे 3 या 4 अगर आपके पास घर हैं और आपने उसको रेंट आउट किया हुआ है, तो दैट्स नॉट, मैं ये समझता हूँ इवन कमर्शियल लॉ के भी नज़दीक वो एक तवातर नहीं है, वो फ्रीक्वेंटली नहीं हो रहा कि आप उसके लिए ट्रेड लाइसेंस लें, ठीक है। अगर ट्रेड लाइसेंस लेने की जरूरत ही नहीं है, इतना रेगुलरली आप नहीं कर रहे, तो फिर ना वो एज पर कमर्शियल लॉ बिजनेस है, ना एज पर कॉर्पोरेट टैक्स बिजनेस है। जी समीर। सर इसमें छोटा सा पॉइंट है
सर अगर फर्ज करें कि एक बंदे हैं दो तीन, वो पार्टनरशिप कर लें और अपनी एक एलएलसी से फॉर्म कर लें या उसको फॉर्म कर लें, और उसके थ्रू सर वो अगर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी उसका मकसद ही ये हो, तो उसके अंदर भी उस इनकम के ऊपर कोई टैक्सेशन नहीं होगी। इनका क्वेश्चन ये है कि अगर दो तीन बंदे मिलके एलएलसी ओपन कर लेते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी ओपन कर लेते हैं, और वो आगे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करती है, क्या तब वहां पे वो बिजनेस बनेगा या नहीं बनेगा, और फिर कॉर्पोरेट टैक्स इम्प्लीकेशन क्या होंगी? अच्छा, अब सवाल क्या है? सवाल ये कि जब भी मैं लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ नेचुरल पर्सन, ज्यूडिकल पर्सन, ये आपको कैसे पता चलेगा कि फला ज्यूडिकल पर्सन है या नेशनल पर्सन है? ये पता चलेगा उनके ट्रेड लाइसेंस से। ट्रेड लाइसेंस की आपको शक्ल मैंने दिखाई हुई है। ओके, हम आगे आपको मैं दिखाऊंगा। ट्रेड लाइसेंस के ऊपर मेंशन होता है कि ये क्या एलएलसी है, क्या ये सोल प्रोप्राइटरशिप है, क्या ये सिविल कंपनी है, जो हमने कंपनी बनाते हुए, बिजनेस इनकॉर्पोरेट करते हुए ट्रांसपेरेंसी, हमने उसका ट्रेड लाइसेंस देखना है। अगर उन्होंने कंपनी बनाई हुई है ना एलएलसी, तो एलएलसी क्या होता है? ज्यूडिकल पर्सन। अच्छा, अब सवाल क्या है? सवाल यह है कि अगर ज्यूडिकल पर्सन बिजनेस कर रहा है, ज्यूडिकल पर्सन चाहे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहा है, चाहे किसी में भी इन्वेस्ट कर रहा है, वो तो है ही बिजनेस। ये रिलैक्सेशन किसकी दी हुई है? नेचुरल पर्सन को। यानी इन तमाम रिलैक्सेशन को पढ़ने के लिए सबसे पहला जरूरी है कि आपके लिए के ट्रेड लाइसेंस पे सोल प्रोप्राइटरशिप लिखा हो या सिविल कंपनी लिखा हो, या आपको कोई ट्रेड लाइसेंस लेने की जरूरत ही ना हो, आप प्योरली पर्सनल कैपेसिटी में काम कर रहे हैं। ज्यूडिकल पर्सन पे तो बिजनेस हो गई। ज्यूडिकल पर्सन देखें, कंपनी चाहे कमर्शियल लॉ हो, चाहे टैक्सेशन लॉ हो, या कोई भी बंदा कहे कि यार वो फलां कंपनी ओपन है, कंपनी ओपन है, तो भाई कंपनी तो होती है बिजनेस करने के लिए, कंपनी तो दुनिया में एग्जिस्ट ही करती है बिजनेस करने के लिए, ठीक है? तो कंपनी को जो आप कंपनी देखेंगे ना, आप कहेंगे भाई चाहे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर लो, चाहे आप पर्सनल इन्वेस्टमेंट कर लें, कंपनी जो मर्जी कर रही है, दैट इज बिजनेस, ठीक है? अगर वो सोल प्रोप्राइटरशिप है या सिविल कंपनी है, तब ये तमाम चीजें एग्जिस्ट करेंगी। तब ये देखना है कि ओ ये तो नेशनल पर्सन है। अब देखो कि वो नेशनल पर्सन पे टैक्स लगता है या नहीं। कैसे देखेंगे? जरा सबको हम अपने लेक्चर का एक खुलासा बना लें, ताकि कुछ चीजें उलझ के रह गई हैं, वो शायद कंफ्यूज कर रही हैं। पहली चीज हमने देखना है वो ज्यूडिकल पर्सन है। ओ ज्यूडिकल पर्सन, ओके, इट्स डूइंग बिजनेस। चाहे 10 dirham कमा रही है, चाहे जिस एक्टिविटी से कमा रही है, इट्स डूइंग बिजनेस। चाहे कमाई नहीं रही, 1 रुपया नहीं कमाया, तब भी फॉर बिजनेस। कंपनी होती ही बिजनेस के लिए। हाँ, नेचुरल पर्सन के बाकी चीजें हो जाती हैं। अगर नेचुरल पर्सन है, अब आपने देखना है कि क्या उसकी बिजनेस एक्टिविटीज से आने वाला रेवेन्यू 1 मिलियन dirham से ज्यादा है या नहीं। क्या उसका बिजनेस एक्टिविटीज से आने वाला रेवेन्यू 1 मिलियन dirham से ज्यादा है या नहीं? ठीक हो गया। लेकिन बिजनेस एक्टिविटीज से आपकी क्या मुराद है? बिजनेस एक्टिविटीज को फर्दर डिफाइन किया गया कि बिजनेस एक्टिविटीज, अगर आप फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, सैलरी एंड विजिट कमा रहे हैं, तो वो तो बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। ठीक हो गया। पहली बात तो बड़ी सिंपल सी। सेकेंड चीज, अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और ना ट्रेड लाइसेंस है, ना आपको लेने की जरूरत है, तो फिर वो भी बिजनेस नहीं है। ना एज पर कमर्शियल लॉ बिजनेस है, ना एज पर कॉर्पोरेट टैक्स बिजनेस है। ठीक है, पॉइंट समझ गए ना? जब मैंने कहा ना, लफ्ज बोली कि कॉर्पोरेट टैक्स कहता है, तो सुनिएगा कि कॉर्पोरेट टैक्स कहता है कि आप एक रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और ना आपके पास ट्रेड लाइसेंस है, ना आपको लेने की जरूरत है। कौन सी कंडीशन होगी जब आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के लिए ट्रेड लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होगी? जब एज पर कमर्शियल लॉ भी आपके पास वो बिजनेस डेफिनेशन मीट ना कर रहा हो। जब आपकी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट एज पर कमर्शियल लॉ भी बिजनेस की डेफिनेशन नहीं मीट कर रही, यानी वो इतनी फ्रीक्वेंटली नहीं है कि आपको कमर्शियल लॉ के मुताबिक ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ जाए, तो वो कॉर्पोरेट टैक्स के लिए भी बिजनेस नहीं है। इसी तरह सर अगर आप जी सर रेंटल रिसीट्स में हमारे पास दो तरह की इनकम्स आएंगी। एक तो हमारी एन्युटी रेंटल इनकम आ रही होगी अगर हमने कोई रेंट पे प्रॉपर्टी दी हुई है। सेकंड टाइप होगी कैपिटल गेन। तो ये जी कैपिटल गेन की रिपीटेशन देखी जाएगी या रेंटल रिसीट्स की रिपीटेशन देखी जाएगी, क्योंकि रेंटल रिसीट तो एवरी रिसीट की मंथ आएंगी। रेपुटेशन नहीं देखी जाएगी, रिसीट की रेपुटेशन नहीं देखी जाएगी, एक्टिविटीज की रेपुटेशन देखी जाएगी। ठीक मतलब है, गेन टैक्स की तरफ जाएंगे हम, कैपिटल गेन की तरफ। अगर एक वो ज्यादा है तो फिर ट्रेड लाइसेंस में कॉमन सेंस, इसको हम कॉमन सेंस पे लेके चलते हैं। ठीक है, सर। सर प्लीज देखिए, अगर आपके पास एक भाई साहब आते हैं, कहते हैं यार मैं, आप क्या काम करते हो? वो कहता है यार मैंने क्या किया हुआ है, मैं मुख्तलिफ मकानात लेता रहता हूँ, मेरे 50 मकान हैं,
मैंने रेंट पे दिए हुए हैं, उनकी रेंटल इनकम आती है, मैं ये काम करता हूँ, ठीक है। मैं मजीद भी घर, मुझे जो ही कोई घर नज़र आता है मैं ख़रीद लेता हूँ, उसे रेंट पे लगा देता हूँ। मेरे पास 50-55 घर हैं, ये काम हो रहा है। ये एक्टिविटीज हो गई है रेगुलर। आप कह लें कि उसने एक बहुत बड़ा वॉल्यूम इकट्ठा कर लिया। एक ऐसी चीज़ है जो कमर्शियल लॉ के एंगल से भी कोई अथॉरिटी वाला आएगा, अथॉरिटी आके कहेगी भाई तुमने 50 मकान लिए हुए हैं, जो नया मकान आता है तुम खरीद के रेंट पे लगा देते हो, बिजनेस कर रहे हो तुम्हें ट्रेड लाइसेंस लेना चाहिए, ठीक है। ये क्या है? ये बिजनेस है, एज पर कमर्शियल लॉ बिजनेस बन गया, उसको ट्रेड लाइसेंस लेना चाहिए, ठीक है, या उसने लिया होगा, तो ये एज पर कॉर्पोरेट टैक्स बिजनेस एक्टिविटीज की डेफिनेशन में आ गया। सेकंड पॉइंट, आपने एक मकान, आपने साथ अपने 3 घर रखे हुए हैं, आपने रेंट पे चढ़ा दिए। रेंट तो कॉमन सेंस की बात है भाई, रेंट तो आता ही मछली है। हमने रेंट को नहीं देखना, हमने एक्टिविटी देखनी है। क्या ये रेगुलर, इतना रेगुलरली है? हो सकता है कि आपने जो 3 घर रखे हों, आपके 3 बच्चे हों, आपने उनके लिए मकान बनाए हों, वो तीनों बाहर चले गए हों, आपने इतने टाइम में उनके घर रेंट पे लगा दिए हों। ये इसमें से कहीं से भी इंटेंशन वाइज भी कमर्शियल लॉ अथॉरिटी वाले को भी, उसके इंस्पेक्टर को भी बड़ी आसानी से आप कन्विंस कर सकते हैं कि भाई ये बिजनेस नहीं है, तो मुझे ट्रेड लाइसेंस की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको अगर हम कॉम्प्लेक्स करना चाहें ना, क्योंकि देखें टैक्स इज बेस्ड ऑन जजमेंट, मैन मेड चीज है, तो अगर भाई साहब कहें कि नहीं मैंने तो इन्हें फाइन करना ही करना है, तो वो उन 3 घरों में से भी शायद आपको फाइन ठोक देंगे, भाई आपने ट्रेड लाइसेंस नहीं लिया हुआ। लेकिन जनरली स्पीकिंग कॉमन सेंस ये कहता है कि हम रेंटल इनकम को नहीं देखेंगे, रेंट ने तो आना ही मंथली है, वो तो आता ही फ्रीक्वेंटली है। हम एक्टिविटी की नजर देखेंगे, क्या वो फ्रीक्वेंटली हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है मुत्तबा? होप इट सेटिस्फाइड। सर जी सर। रिपीटेड एक्टिविटी जो है वो बेसिकली लॉ में डिफाइन नहीं है, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी लॉ में डिफाइन नहीं है। फ्रीक्वेंसी डिफाइनिंग है, दिस इज समथिंग जजमेंटल, ठीक। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से पर्सनल इन्वेस्टमेंट में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? कोई फिक्स डिपॉजिट आपने करवा दिया, कोई शेयर ले लिए, प्राइस बॉन्ड ले लिए, गोल्ड लेके रख लिया, तो ये पर्सनल इन्वेस्टमेंट है। ये एज पर कमर्शियल लॉ भी आपका बिजनेस नहीं बन रहा, और एज पर कॉर्पोरेट टैक्स भी बिजनेस नहीं बन रहा। अच्छा हाँ, अगर आपने कोई दुकान डाल ली है गोल्ड की, आपका काम ही ये है, अब तो आप गोल्ड में लेके बैठ जाते हैं, वो जी महंगा होता है आप बेच देते हैं, तो ये तो आपकी अब आपको कमर्शियल लॉ के अंडर ट्रेड लाइसेंस लेना होगा, और जब आपने कमर्शियल लॉ के अंडर ट्रेड लाइसेंस लेना होगा, एज पर कॉर्पोरेट टैक्स भी ये डेफिनेशन बन जाएगी। नहीं, मैं एक चीज कर दूं, ये वाली जो चीज है, ये इवन कि आपके पास कमर्शियल प्रॉपर्टी भी हो, ठीक है, जो ट्रेड लाइसेंस है वो जरूरी नहीं है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए लिया जाए। इवन कि आपके पास दुकानें भी हैं, बहुत सारे लोगों के पास कमर्शियल प्रॉपर्टी भी उन्होंने रखी हुई है विदाउट ट्रेड लाइसेंस, ठीक है। इधर तक किसी का कोई क्वेश्चन, किसी हद तक कंफ्यूजन, कोई टॉपिक पॉइंट तो मैं रिपीट करना चाहूं, जो मुझे रिपीट करने की जरूरत हो? एक्सक्यूज मी सर। सर ये कैपिटल गेन का अगर आप रेंट वाली बात तो बिल्कुल समझ में आ गई, और लेकिन अगर कोई प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ होती है तो उसका कोई एग्जांपल के थ्रू सर अगर समझा सकें कि उसमें फिर वो टर्नओवर का जो है एलिमेंट आ जाता है, वो किस तरह फिर हम चेक कर सकते हैं? देखें, सबसे पहले तो हम देखते हैं नेचुरल, सबसे ये आपने याद रखना है कि हम जितनी भी डिस्कशन कर रहे हैं ये किसके केस में कर रहे हैं? नेचुरल पर्सन की। ज्यूडिकल पर्सन से इससे लेना देना नहीं है। ज्यूडिकल पर्सन इज ऑलवेज डूइंग बिजनेस, ठीक है। कोई इंतहाई नाक बतंगेज शख्स होगा जो कि कहेगा कि फलां कंपनी खुली हुई है लेकिन वो बिजनेस नहीं कर रही, वो फलां कंपनी की साइड इनकम है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं नेचुरल पर्सन की। नेचुरल पर्सन अगर बिजनेस एक्टिविटीज, आपने अल्फाज याद रखने हैं, अगर बिजनेस एक्टिविटीज से आने वाला रेवेन्यू 1 मिलियन से ज्यादा है तो उस पर टैक्स लगेगा। अगर 1 मिलियन से कम बिजनेस एक्टिविटीज से आने वाला रेवेन्यू 1 मिलियन से कम है, उस पर कॉर्पोरेट टैक्स नहीं लगेगा। अच्छा, अब बिजनेस एक्टिविटीज हैं कौन सी? बिजनेस एक्टिविटीज की डेफिनेशन से 3 चीजों को एक्सप्लिसिटली आउट कर दिया गया। पहली सीरीज
सेकंड रियल एस्टेट इनकम, एंड थर्ड पर्सनल इन्वेस्टमेंट। इनमें से जो सैलरीज एंड वेजेस हैं वो तो पता है कि चाहे कमर्शियल लॉ को ले लो चाहे किसी और को ले लो, ये अंडर फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट है, तो सैलरी एंड वेजेस, अच्छा ये फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट से का मतलब अंडर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, जो बड़ी क्लियर डेफिनेशन होती है एम्प्लॉयमेंट की। इवन के पार्ट टाइम बिफोर टाइम नहीं, सॉरी मैं ये गलत वर्ड यूज करता रहा हूँ, पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट भी, जब भी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है ना, चाहे फुल और पार्ट टाइम, दैट फॉल अंडर सैलरीज एंड वेजेस। ओके, उसमें तो किसी भी लॉ के मुताबिक आपको ट्रेड लाइसेंस की जरूरत नहीं है। नीचे वालों दो को देखते हैं, इनकम फ्रॉम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न ऑन पर्सनल इन्वेस्टमेंट। इन दोनों में अगर हम ले लें, बिल्डिंग की बात कर लेते हैं, मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, मैंने डिस्पोज ऑफ की, एक या दो कर ली हैं तो ठीक है, इट्स ओके, मैं कन्विंस कर लूंगा कि मेरी 4 प्रॉपर्टी थी, मैंने खरीदी थी, बेच दी हैं। जजमेंटल कॉन्सेप्ट में मैं शायद इसको इतना अच्छी तरह से आप लोगों को कन्विंस ना कर पाऊँ, लेकिन अगर रेगुलरली हो रही हैं, मिसाल के तौर पे मैं एक बिल्डिंग खरीदता हूँ और बेच देता हूँ, पहले रेंट पे लगाई रखता हूँ फिर बेच देता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि इट्स नॉट माई साइड इनकम, ठीक है। और रेवेन्यू आप नॉर्मली जजमेंटल बेसिस पे आप याद रखें कि 3-4 तक इट्स नॉट अ बिजनेस, ठीक है, इट डज नॉट रिक्वायर द ट्रेड लाइसेंस अगर 3 या 4 प्रॉपर्टी आपने बेचनी है, ठीक है सोहेल? राइट सर। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, आपको गाड़ियां आपने दी हैं, अगर ये गाड़ियों में डील कर रहे होते तो क्या होता? किसी का कोई क्वेश्चन इधर तक? अच्छा, एक क्वेश्चन है, मुझे ये बताएं कि अब मुझे ये बताएं कि इस बंदे का कितना टैक्स बचेगा। इन्हीं चीज़ों को मैं दोबारा लिखूंगा। अब मुझे बताएं इस बंदे पे टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। ऑल दो चीज़ तो आपके सामने आ गई है। जी अंडर सोल प्रोप्राइटरशिप या नेचुरल पर्सन कर रहा है। नहीं सर, इस पे नहीं होगा, नहीं लगेगा सर। क्यों नहीं लगेगा? इसका टर्नओवर, अच्छा सबसे पहले हम देखते हैं इसका टर्नओवर कितना बनता है। मैंने आपसे बताया कि इनकम फ्रॉम बिजनेस और बिजनेस एक्टिविटीज, ठीक है। सेल ऑफ कार्स, सेल ऑफ कार्स क्या बिजनेस एक्टिविटीज में आती है? नो सर। जैसा सेल ऑफ कार्स आती है सर, आती है सर, ये आती है, ठीक है, ये बिजनेस एक्टिविटी है। अच्छा, रेंटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सर नॉन बिजनेस एक्टिविटी। अगर ट्रेड लाइसेंस नहीं है तो इट्स नॉट अ बिजनेस। ओके, इनकम इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड, गोल्ड नॉन में बिजनेस इन्वेस्टमेंट है, क्या ये बिजनेस? अगर ट्रेड लाइसेंस नहीं है, नॉट अ बिजनेस, ठीक है। अच्छा, अगर आप रेलिवेंट इसको रेगुलरली कर रहे हो, इतना रेगुलरली कर रहे हैं, लेकिन आपने ट्रेड लाइसेंस नहीं लिया हुआ, क्या बिजनेस है? नो सर, कॉर्पोरेट टैक्स के हिसाब से बिजनेस है, कमर्शियल नहीं है, कमर्शियल लॉ के हिसाब से बिजनेस है सर, अगर हम रिपीटेडली कर कमर्शियल रहे लॉ हैं। के हिसाब से, एक मिनट मैं इसको जरा रिपीट कर दूं। कमर्शियल लॉ कहता है कि आप अगर ट्रेड लाइसेंस आपको लेने की जरूरत होगी, अगर आप फ्रीक्वेंटली काम करते हैं, अगर नहीं लेते तो आपको फाइन होगा, ठीक है। तो इसमें जो कॉर्पोरेट टैक्स की वर्डिंग है वो ये कि या तो आपके पास ट्रेड लाइसेंस हो या आपके लिए लेना मैंडेटरी हो, या आपके पास हो या लेना मैंडेटरी हो, क्योंकि वरना तो ये एक नया डिसीजन होता लोगों के लिए कि उन्हें वो कमर्शियल लॉ का ट्रेड लाइसेंस ना लेते, कमर्शियल लॉ की खिलाफ वर्जी करते और यहां से पैसे बचा लेते, कॉर्पोरेट टैक्स से पैसे बचा लेते, कैलकुलेट करते कहां पे हमें ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। इन्होंने कहा नहीं, अगर कोई बंदा बावजूद इसके कि ट्रेड लाइसेंस नहीं लेता, जब उसके लिए लेना जरूरी है, तो कमर्शियल लॉ के अंडर तो जुर्म कर रहा है, वो
कॉर्पोरेट टैक्स के अंडर भी जुर्म कर रहा है। यानी यहाँ पे काफी हद तक डेफिनेशन एक हो गई, कमर्शियल लॉ की भी और कॉर्पोरेट टैक्स की भी, दोनों ने एक ही चीज को बिजनेस कहा। ठीक है, इनकम फ्रॉम मार्केटिंग बिजनेस है या नहीं है? बिजनेस एक्टिविटी है सर। बिजनेस एक्टिविटी। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने वो चीजें जो नॉट अ बिजनेस है ना, उनको इग्नोर कर दिया, उन्हें हमने बीच में से निकाल दिया, ये निकाल दिया। ठीक है, अब पीछे कितना रेवेन्यू कितना बना है इसका? रेवेन्यू फ्रॉम बिजनेस 800,000 6 लाख। सर, 600,000। क्या ये 1 मिलियन dirham से कम है? यस सर। ठीक है बच्चों, कोई आप पे कॉर्पोरेट टैक्स नहीं लगेगा, आप 1 मिलियन dirham को आपने अभी हिट नहीं किया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं थोड़ा सा अगर एक बात कहूँगा पर्सनली, मोहम्मद काशिफ से मे भी उन्हें मे भी हर किसी को समझ ना आए या वो इसमें इतना ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो। देखें, फ्रीक्वेंसी वाला कॉन्सेप्ट एब्स्ट्रैक्ट इतना नहीं है। उसकी वजह ये है कि फ्रीक्वेंसी वाला जो बेसिकली डिफाइन हुई है ना, वो हुई है कमर्शियल लॉ के अंडर, टैक्स के लिए नहीं हुई। अब बहुत सारे लोग यूएई में, मुझे पता है कि वो ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं, वो डिफरेंट जगहों पे सर्विसेज देते हैं, उन्होंने कोई ट्रेड लाइसेंस नहीं लिया हुआ। ठीक है, पकड़े भी जा सकते हैं। पकड़े कैसे जा सकते हैं? आपके लिए जो आजकल ज़्यादा प्रॉब्लम है ना, वो कमर्शियल लॉ के अंडर नहीं है, वो आ जाता है आपके बैंकिंग के अंडर। ठीक है, अब बैंक में आजकल बड़े सेंसिटिव हुए हैं यूएई के बैंक, AML के हवाले से और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से। पाकिस्तान में भी आप लोगों को एक्सपीरियंस होगा कि बैंक में अगर बहुत बड़ी अमाउंट आ जाए ना, वो आपसे पूछते हैं भाई ये कहाँ से आ रही है। तो अगर यूएई में आपका जो सबसे ज़्यादा पकड़े जाने के चांसेस होंगे किसी भी जगह पे, वो होंगे बैंक से। ठीक है, फ्रीक्वेंसी एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है। रियल लाइफ में जब हम देखेंगे, ये बड़ा क्लियरली हो जाएगा कि ये वाला बंदा बिजनेस कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर आपको हर महीने में एक अदद इनकम आ जाए ना, तो आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन रेगुलरली कर रहे होंगे, अगर आपकी महीने में या साल में बहुत बड़ी 3-4 अमाउंट्स आ जाती हैं, तो फिर वो बिजनेस है। ठीक है, तो बैंक के थ्रू इसे पकड़ा जा सकता है, इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, अदर देन दिस, क्या किसी को कोई क्वेश्चन इधर तक के लेक्चर में? किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, ये सफीउल्लाह का क्वेश्चन है, इज इट सैलरी इनकम लिमिटेड टू टैक्स और नॉट? मुझे नहीं समझ आई इसकी। सर मेरा सवाल ये था कि सैलरी इनकम जितनी भी हो वो सारी टैक्स फ्री है, कंपनी की तरफ से अगर पे की जाती है तब भी और एम्प्लॉय को रिसीव होती है तब भी? जी जी, किसी को भी रिसीव हो, कोई टैक्स नहीं है उस पर। सो सर बेसिकली ये यही कंसल्टेंसी है एक तरह की टैक्स से रिलेटेड के, जिस तरह से अभी आपने सिनेरियो बताया 3 से 4 एक्टिविटीज, उसमें से हमें खुद ही जज करना है बेस्ड ऑन अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूए लॉ के टर्नओवर कितना बन रहा है, और हमें फिर एडवाइस करना है कि ये किस तरह से आप फॉल करेंगे। यानी कि हमें खुद से जज करना है चीजों को एज पर द लॉ। हाँ जी, खुद से जज करना है। मुझसे एक और बात मुझे बताएं, मुझे ये बताएं कि आपके पास एक लाइसेंस है, मोशन बट सोल प्रोप्राइटरशिप है, उसमें आप घोड़े बेचते हैं। ठीक है, उससे आपको 5 लाख dirham आते हैं। एक आपने सोल प्रोप्राइटरशिप खोली हुई है, उसमें आप गाड़ियां बेचते हैं, उससे आपको 4 लाख dirham आते हैं। साथ ही आपने एक कंपनी खोली हुई है, LLC, उस कंपनी की इनकम सालाना 4 लाख dirham है। मोशन बट आप पे कितना टैक्स लगेगा? एक आप घोड़े बेचते हैं। सर इंडिविजुअल कैपेसिटी में तो 9 लाख दिरहम बन रहा है, तो वो तो सेपरेट हो गया मामला। वहां तक तो इंडिविजुअल एज ए नेचुरल पर्सन पे तो नहीं कुछ लगा। कंपनी का मैटर कॉर्पोरेट टैक्स है, 4 लाख उस पर सेपरेट लगेगा टैक्स। यानी 9 लाख वाला जो थ्रेश होल्ड है वो 1 मिलियन से कम रहा, तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में से तो आउट ऑफ स्कोप हो गया कॉर्पोरेट टैक्स।
जो कंपनी ओपन हुई हुई है वो अपनी कैपेसिटी के अंदर 4 लाख पे देगी टैक्स। अच्छा, ये नीचे मैंने इनकी इनकम बनाई मोहसिन भट्ट साहब की। इन्होंने कहा कि घोड़े बेचते हैं, तो ये तो सोल प्रोप्राइटरशिप है, ठीक है। क्या ये बिजनेस है? यस, दिस इज बिजनेस, बिजनेस एक्टिविटी है। कितने पैसे आ रहे हैं? 5 लाख आ रहे हैं। सेकंड, इनके पास एक और सोल प्रोप्राइटरशिप का लाइसेंस है। क्या ये बिजनेस एक्टिविटी है? यस, इट्स अ बिजनेस एक्टिविटी। ये दोनों मिलके कितना बन रहा है? 8 लाख। ये दोनों बन गए 8 लाख। तो इस पे तो नहीं बनता क्योंकि 1 मिलियन से कम है, और ये जो एलएलसी की इनकम है ये सेपरेट है, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐड कर दूं, अगर आपको अपनी कंपनी से डिविडेंड मिलता है 2 लाख का, अब बताएं अब कितना हो गया? सर अब हो तो 1 मिलियन गया, लेकिन जो डिविडेंड है। ओके, एक क्वेश्चन है मेरा आप सबसे, मुझे ये बताएं, मैंने आपको 3 चीजें बताई हैं जो बिजनेस एक्टिविटी में फॉल नहीं करेंगी, कौन कौन सी हैं? डिविडेंड का पता है ना सबको क्या होता है? सर शेयर, स्टॉक्स, वर्चुअल करेंसी। सर ये आप सही हाँ कह जी, रहे हैं, बेसिकली वो डिविडेंड वो उसकी एक्सेप्शन में आ जाएगा। वो एक्सेप्शन में आ जाएगा। हबीब? डिविडेंड नॉन बिजनेस एक्टिविटी होगी। ठीक है, लेकिन मेरा हबीब से एक क्वेश्चन है। हबीब, यस सर। डिविडेंड क्या होता है पता है आपको? सर ये अभी तक तो मुझे नहीं था, अब थोड़ा सा अंदाजा हुआ है, ये पर मुझे होता है। नहीं नहीं हबीब, डिविडेंड बेसिकली कहते हैं, डिविडेंड होता है कि आप किसी कंपनी के शेयर ले लें ना, तो आपको वो प्रॉफिट में हिस्सा देते रहते हैं। मिसाल के तौर पे आपने एक कंपनी है उसके शेयर ले लिए, तो वो जो प्रॉफिट कमाते हैं, कुछ प्रॉफिट तो वो कंपनी में बिजनेस में री इन्वेस्ट कर देते हैं, कुछ पैसे वो शेयर होल्डर्स में बांट देते हैं। जो प्रॉफिट शेयर होल्डर्स में जाता है ना, उसको हम डिविडेंड कहते हैं। अगर आप एक कंपनी के 100% ऑनर हैं, अगर आप 100% ऑनर हैं, तो वहां से जो प्रॉफिट आएगा, ऑल तो हाँ है तो आप उसके ऑनर, लेकिन उसके लिए, उस प्रॉफिट के लिए जो आपने कैश में विड्रॉ करवाया है, जो पैसे निकलवाए हैं, उसे हम डिविडेंड कहेंगे, ठीक है। ये आपने एक तरह से शेयर में इन्वेस्ट की हुई है, किसी दूसरी कंपनी के शेयर में आपने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं। ऑल दो 100% शेयर आपके पास हैं, लेकिन ये पर्सनल इन्वेस्टमेंट पे, रिटर्न ऑन पर्सनल इन्वेस्टमेंट होगा, और ये नॉन बिजनेस एक्टिविटी कहलाएगा, ठीक है। ओके सर। अच्छा, आप मुझे एक और बात बताएं, अगर आपने होल्डिंग कंपनी की एक्टिविटीज वाला ट्रेड लाइसेंस ले लिया मंजूर हुसैन, आप बताइए ठीक है। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन? यहां पे आपको टॉपिक समझ आ गया? आज के क्वेश्चन में किसी का कोई क्वेश्चन? um, मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि अगर हम लोग फ्री लांसिंग में हम लोगों ने अपने रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है और उसके बाद हम किसी कंपनी को में जाते हैं और वहां पे बैठ के उसका कुछ काम करते हैं, तो वो कहाँ पे फॉल करेगा? हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है ना, नॉन रेजिडेंट के हवाले से, अभी तो मैंने सारा डेफिनेशन पे लगा दिया, ठीक है। नॉन रेजिडेंट पे हमारा जो लेक्चर होगा इंशाल्लाह ताला, वहां पे आप इसको अच्छी तरह से समझ सकेंगे, ठीक है। ओके सर, ओके। ठीक है, ये वाली तमाम चीजें मैंने आपको बताई रेजिडेंट में। नॉन रेजिडेंट में जब हम ये 3 चीजें देखेंगे ना कल इंशाल्लाह, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, डिराइव स्टेट सोर्स इनकम और हैज अ नेक्सस इन यूएई, वो डिराइव स्टेट सोर्स इनकम में आप किसी हद तक फॉल करेगा, और कभी कभार परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट में करेगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, इनका क्वेश्चन ये है कि मैं अगर एज अ फ्रीलांसर यूएई में सर्विसेज देता हूँ, ठीक है,
दोनों एस्पेक्ट हम देख लेते हैं। या तो एक सिनेरियो हो सकता है कि ये यूएई में बैठे हों और यहाँ पे बैठ के सर्विसेज दें कंसल्टेंसी की एज अ फ्रीलांसर, या ये पाकिस्तान में बैठ के यूएई में सर्विसेज दे रहे हैं। अब हम सबसे पहले इन्हें टेस्ट रेजिडेंसी क्राइटेरिया के लिए टेस्ट करते हैं। क्या मंजूर हुसैन कोई कंपनी है जो यूएई में इनकॉर्पोरेटेड है? आंसर इज नो। क्या मंजूर हुसैन पाकिस्तान में एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है जो यूएई में सर्विसेज जो जिनका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट यूएई में है? नहीं। अच्छा, क्या मंजूर हुसैन यूएई में बिजनेस कर रहे हैं ट्रेड लाइसेंस लेके? नहीं। हम इन तमाम चीज़ों को इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट देखेंगे कि अगर वो टैक्स रेजिडेंट नहीं है तो वो नॉन रेजिडेंट हैं, क्या वो नॉन रेजिडेंट बनते हैं, क्या बनते हैं? ठीक है, इन तमाम चीज़ों को हम इंशाल्लाह ताला देखेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाह रहा था, क्योंकि मैंने जिक्र किया था बीच में कैबिनेट डिसीजन का, और अक्सर ये क्वेश्चन कई जगहों पे पार्टिसिपेंट्स पूछते रहते हैं कि कॉर्पोरेट टैक्स के पाकिस्तान में जैसे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, यूएई में क्या है, क्या हमारे पास कोई बुक होगी यूएई की? सही, ओके, प्लीज तवज्जो से सुनिएगा। ये जो यूएई का लेक्चर है, अच्छा मैं इधर सबसे एक और बात आपको बता दूं कि मैं यूएई में जब बात करता हूँ कॉर्पोरेट टैक्स पे, वैल्यू एडेड टैक्स पे, मैं इस बात को इंश्योर करता हूँ कि मैं जो चीज़ आपको पढ़ा रहा हूँ, ऑल्दो ह्यूमन एरर एक चीज़ होती है, हर इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन मैं किसी हद तक उसका ये कह सकूं कि मैं उसका एक्सपर्ट हूं या मैं उस पर अपना नॉलेज अपडेट और अपग्रेड करता रहता हूं। लेकिन अभी जो मैं आपको चीज़ पढ़ा रहा हूं ये थोड़ा सा रिलेट करती है लॉ के साथ, ओके, लीगल स्ट्रक्चर के साथ। यानी मैं अब लॉ का एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं सिर्फ टैक्स का एक्सपर्ट हूं। तो मैं इधर जो आपको बातें बताऊंगा इसमें ये सिर्फ इतना नॉलेज है जितना आपके लिए रेलिवेंट है, और मैं इसमें अपनी अथॉरिटी हरगिज क्लेम नहीं कर रहा, लेकिन सिर्फ इस हद तक आपको बता रहा हूँ जितना आपके लिए जानना जरूरी है। यूएई में लॉ कैसे बनता है? जैसे पाकिस्तान में सेनेट, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट वाला स्ट्रक्चर है, यूएई में सबसे पहले फेडरल डिक्री होती है। जैसे ये कौन इशू करता है? ये इशू करते हैं यूएई के प्रेसिडेंट। यूएई के प्रेसिडेंट कौन है? जो अबू धाबी के रूलर हैं, जो अभी अबू धाबी के बादशाह हैं, वो फेडरल डिक्री इशू करती हैं। फेडरल डिक्री एक सुप्रीम डॉक्यूमेंट होता है। अभी आप स्क्रीन पे देखें, ये फेडरल डिक्री लॉ नंबर 47 है। जब भी यूएई ने कॉर्पोरेट टैक्स अनाउंस किया, हमें कैसे पता चला कॉर्पोरेट टैक्स आ गया है? फेडरल डिक्री, प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने फेडरल डिक्री पे साइन कर दिए। ये फेडरल डिक्री लॉ नंबर 47 है, ठीक है। ये सुप्रीम प्रेसिडेंट ने इशू की हुई सबसे ताकतवर रूल होते हैं। ये फेडरल डिक्री नंबर 47 था, कॉर्पोरेट टैक्स लॉ। फेडरल डिक्री लॉ नंबर 8 आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा दैट वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। सबसे ऊपर सबसे ताकतवर डॉक्यूमेंट होता है फेडरल डिक्री। अच्छा, अब सवाल क्या है? सवाल यह है कि क्या प्रेसिडेंट के पास इतना टाइम होता है कि वो सारे इच्ची बिच्ची लॉज बनाते रहें, छोटे छोटे कवानीन बनाते रहें कि इतना पैसे इस पे होंगे, इतना फाइन? ऐसे नहीं होता। जो भी रूलर होता है, जो सबसे हाईएस्ट बॉडी होती है, वो जनरल रूल देती है, मोटे मोटे कवानीन बनाती है और बाकी चीजें डेलीगेट कर देती है, ठीक है। नीचे एक बॉडी है कैबिनेट, फेडरल कैबिनेट। कैबिनेट क्या है? ये यूएई की एक लीगल बॉडी है। इसमें दुबई के रूलर जो यूएई के प्राइम मिनिस्टर हैं और 2 मिनिस्टर उनके साथ, यानी टोटल 3 बंदे इसमें शामिल होते हैं। इसे कैबिनेट कहा जाता है। ये एक फेडरल डिक्री पे मजीद डिफाइन करती है, मजीद फर्दर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है, फर्दर लॉज बनाती है, ठीक है। जैसे आप पाकिस्तान में अगर कवानीन पढ़ें तो ऊपर सिर्फ टैक्स के कवानीन जनरल होंगे, नीचे बॉडीज को, नीचे लेजिस्लेटिव बॉडीज को डेलीगेट किया जाता है, वो मजीद कवानीन बनाते हैं कि आपने सड़क के लेफ्ट साइड पे गाड़ी चलानी है, ग्रीन पे आपने गुजर जाना है, रेड पे रुक जाना है, कहाँ पे कितनी पेनल्टी होगी, ये नीचे वाली बॉडी डिफाइन कर रही होती है। प्रेसिडेंट बैठ के ये तमाम चीज़ों पे साइन नहीं कर रहा होता, ठीक है।
ये वाली चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मेरे ख्याल से हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट में मैं एक मरतबा फिर आपको बता दूंगा। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन आज के लेक्चर में? जी स्लाइड्स शेयर कर दीजिए। सर स्लाइड में शेयर कर दूंगा, हाँ, कल के क्लास के बाद, अभी नहीं, अभी कुछ वजूहात की बिना पे मैं नहीं कर रहा, ओके ठीक है। सर हमें राहुल, फेडरल डिग्री 47 जो है ये पढ़ने की जरूरत है। अभी नहीं पढ़ना, अभी तो मैं कह रहा हूँ नहीं पढ़ना, ये बड़ी ठीक है इसके पीछे बड़ी लॉजिक है, उसमें कुछ प्रॉब्लम जी, है जो आपको ठीक है, कंफ्यूज कर सकते हैं, अभी आपने नहीं पढ़ना, बाद में आपको पढ़ना चाहिए। राइट। सर हमें तो मुझे लग रहा है कि कमर्शियल लॉ भी पढ़ना चाहिए। नहीं, क्यों कमर्शियल लॉ क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि इन्वॉल्वमेंट मुझे लग रही है कि बहुत सारे मामलात में कंपैरेटिवली देख रहे हैं हम लोग कि वो लॉ की रजिस्ट्रेशन और उसके लिए कमर्शियल लॉ को भी देखते हैं कि कहीं हम नहीं, ये लोग वाली कोई चीज़ें सिर्फ कमर्शियल लॉ में नहीं आती हैं। कमर्शियल लॉ में कंपनी सेटअप का प्रोसेस नहीं आता, कंपनी टाइप नहीं आती। आपने अगर कंपनी सेटअप के एक्सपर्ट होना है, पॉइंट नंबर 1 आपको प्रोसेस पता होना चाहिए, ठीक है। 50 फ्री जोन है, 50 की अपनी अपनी प्राइसिंग है, तो लॉ को पढ़ने के लिए मैं अगर अपना ओपिनियन दूं, थ्योरी को पढ़ने में कंपनी सेटअप के हवाले से थोड़ा सा बस प्रैक्टिस कर लेना ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। कई जगह ऐसी होती हैं जहां पे लॉ की थ्योरी से ज़्यादा टेंडेंसी इंपॉर्टेंट होती है। टेंडेंसी का मतलब ये है कि मार्केट में एक्चुअली चल क्या रहा है। मिसाल, आप यूएई का वीज़ा अप्लाई करते हैं, आप कनाडा का वीज़ा अप्लाई करते हैं, चलें, कितने चांसेस हैं कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, कितने चांसेस हैं अप्रूव हो जाएगा? ऐसे भी हुआ है कि एक दोस्त ने एक मुल्क का वीज़ा अप्लाई किया, रिजेक्ट हो गया, कुछ अर्से के बाद अप्लाई किया, अप्रूव हो गया। ये टेंडेंसी है, किस वक्त किस मुल्क के वीज़े अप्रूव हो रहे हैं, कहाँ की क्या पॉलिसीज हैं, उन पॉलिसीज का पता होना कंपनी सेटअप में काम करने के लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपको टेंडेंसी का पता हो, आपको मार्केट नज़र आ रही हो, बजाय इसके कि आपने उधर के लॉज एंड रेगुलेशन याद किए। सर एक रिक्वेस्ट करनी थी जी सर, वो जो आप वेबिनार कंडक्ट करते हैं वो काइंडली एक जरा अगर स्केड्यूल कर सकें आप अक्टूबर में। अक्टूबर में या अक्टूबर के एंड में मैंने पाकिस्तान जाना है, और अक्टूबर नवंबर में तो मैं छुट्टियां एंजॉय करूंगा पाकिस्तान में, ठंडी ठंडी, नवंबर दिसंबर। वेबिनार एक्चुअली सर ये इंटरेस्टिंग तो बहुत हो गई है, लाइक बहुत लर्निंग सो फार है, लेकिन अब जाहिर है कि वो उसको आगे डिलीवर कैसे करना है, किस उसका आगे हमारे लिए स्कोप क्या बनता है अदर देन जॉब, जरा इम्पोर्टेंट है आपकी इनसाइट्स। और कितने पार्टिसिपेंट्स हैं मोहसिन आपके अलावा जो वेबिनार में इंटरेस्टेड हो? जी सर, मैं भी इंटरेस्टेड हूँ सर वाकई। वो मुझे जी सर, तमाम मैंने भी स्पेशली आपसे बोलो, कहा था। सर तकरीबन सभी इंटरेस्टेड हैं। मुझे सीरियस भी चाहिए ना। देखें, कई ऐसे होते हैं उन्होंने आज तक कभी बिजनेस को हाथ भी नहीं लगाया होता, कंसल्टेंसी। मैं इसमें एक और चीज़ ऐड भी कर दूं, क्योंकि मैं उसमें सिर्फ मोटिवेट कर रहा होता हूँ। सर मैं जी थोड़ा सा काशिफ, बहुत रुक गया था, काइंडली रिपीट कर लें, मैं वॉशरूम चला गया था। क्या चीज़ रिपीट करनी है? सर अभी जो आप डिस्कस कर रहे थे मैं सुना नहीं, पिछले 2-3 मिनट से सर। नहीं, वेबिनार की बात हो रही थी, उन्होंने मुझे कहा कि क्या वेबिनार कंडक्ट करेंगे। अब वेबिनार कंडक्ट करना, देखें, वेबिनार पिछले वेबिनार की रिकॉर्डिंग है, किसी हद तक तो वो आपको हेल्प आउट करेगी। नेक्स्ट वेबिनार भी इंशाल्लाह ताला करेंगे, लेकिन वेबिनार में जो ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं ना, वो लोग जो एक्शन करना चाहें, ठीक है। थ्योरी सिर्फ किसी काम की नहीं होती जब तक आप उस पर वाकई एक्ट ना करें, ठीक है। सही है। मिसाल के तौर पर मैंने बहुत सारे फ्रेंड को बताया होगा कि कितनी इंपॉर्टेंट है लिंक्डइन, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब कितने सारे पार्टिसिपेंट ने, स्टूडेंट्स ने यूज़ किया होगा, मुझे नहीं आइडिया, कम ही होंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल करने वाले कम होंगे। उसके बाद सेकंड चीज़ होती है कि अगर आपने किसी काम को कंसिस्टेंटली नहीं किया तो आपने बिल्कुल भी नहीं किया। अगर आप 4 दिन लिंक्डइन पे लगाते हैं और फिर उसको छोड़ देते हैं, या आप 4 दिन
एक चीज़ पढ़ते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स की आप एग्जांपल ले लें। अगर मैं आज से 1 साल पहले जिन बच्चों ने यूएई कॉर्पोरेट टैक्स की क्लासेस यूएई टैक्स की मुझसे ली होंगी, उनमें से 15-20 आदमी पाकिस्तान में होंगे, वहीं पे काम कर रहे होंगे, उन्हें ये याद भी नहीं होगा उन्होंने टैक्स लिया था यूएई का, लिया था, कहाँ पे यूज़ किया, कहाँ पे फ़ायदा उठाया। तो जब तक आप उसको कंसिस्टेंटली नहीं करते, पढ़ते नहीं हैं, उसको कहीं यूज़ नहीं लाते, उसका फ़ायदा ही कोई नहीं है। आप ये समझें आपने वो काम किया ही नहीं है, कंसिस्टेंटली नहीं किया। तो लिंक्डइन यूज़ करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। देन अपने फ्रेंड को बताना कि आप ये वाली सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कंसिस्टेंटली करना इंपॉर्टेंट है। आप डेली कम से कम एक स्टेप लाजमी लें उस गोल के हवाले से। तो ज़्यादातर पार्टिसिपेंट जिनको मैं सीरियस देखता हूँ ना, वो होते हैं जो ऑलरेडी पाकिस्तान में कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं या यू ऑलरेडी फ्रीलांसर्स हैं। बाकी पार्टिसिपेंट ठीक है, मोटिवेट होंगे, वो वेबिनार लेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली जब तक ना करें उसका फ़ायदा नहीं होता। और प्रैक्टिकली सर करने के साथ-साथ कंसिस्टेंटली करना। जी समीर? सर बिल्कुल आपकी बात सही है। सर ये बंदा जब क्लाइंट से काम आता है उस काम से सीखता है चीजें, ये तो 100% बात है। और वैसी चीज आप सीख नहीं सकते खाली पढ़ के। जी अभी ये जरूरी है सर। सर आई थिंक यहाँ पर जितने भी लोग एक्टिव होते हैं तो सभी अपनी जो है वो रिस्पेक्टिव फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं। तो आई थिंक यहाँ पर तो बहुत सारे सीरियस आपको वेबिनार के लिए मिल जाएंगे। और सर मैं दूसरा ये बोल रही थी कि अगर आप लास्ट उसकी रिकॉर्डिंग ही शेयर कर दें जब तक आप कंडक्ट करते हैं फ्रेश वेबिनार। हाँ, आईसीटी की वेबसाइट पे फेसबुक यूट्यूब में इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन पे है। लेकिन ये वाली जो चीज़ें होती हैं ना, ये सिर्फ दैट नॉट लाइक अ लेक्चर। उसको समीर ने जैसे कहा कि हम जब तक चीज़ें प्रैक्टिकली नहीं करते हम उनको नहीं सीखते। लेकिन आप 2 तरह से ला सकते हैं, या तो आप जॉब करेंगे यूएई में या आप यूएई में सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। और ज़्यादा मेरा जो इंटरेस्ट होता है, जो मुझे मज़ा आता है, वो आता है कंसल्टेंट्स के साथ। वेबिनार पुराना यूट्यूब पे अवेलेबल है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्स के हवाले से, ठीक है? हाउ टू एक्सटेंड यूर बिजनेस टू यूएई, ठीक है? कुछ इस तरह सा हाउएवर उस नाम से आपको मिल जाएगा। लेकिन उसमें मुझे कुछ चीज़ें तो मैं आपको बताऊँगा और कुछ ना कुछ आपने मुझे शेयर करनी है। आपने अपनी इनसाइट देनी है, अपना यूएई में आप क्लाइंट्स पाकिस्तान में रहते हुए कैसे क्लाइंट्स ला रहे थे। ये तो एक शेयरिंग ऑफ नॉलेज होता है, क्योंकि कुछ कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे एक बंदा एक्सपर्ट हो सकता है। मैं यूएई में बैठा हुआ हूँ, ठीक है, मैं यूएई में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं यूएई में वेबिनार्स कर रहा हूँ, तकरीबन 500 मेरे स्टूडेंट्स हो गए हैं मार्केट में जिन्हें मैंने टैक्स की ट्रेनिंग दी है। अल्हम्दुलिल्लाह अराउंड 20 कंपनीज के स्टाफ को मैंने ट्रेनिंग दी है, तो उस पर आर्टिकल लिखे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप कहें कि मैं टैक्स का एक्सपर्ट हूँ, यूएई के टैक्स एक्सपर्ट का। लेकिन बिजनेस एक ऐसी चीज़ है जिसमें जो घूमता है अराउंड आइडियाज़, अराउंड योर ओन वेज। अब उसमें मुझे आपसे फीडबैक भी चाहिए होगी, आप क्या करते हैं, कैसे, आप क्या सजेस्ट करते हैं? क्योंकि बिजनेस में अगर आप मुझसे पूछे ना कि क्लाइंट कैसे लाते हैं, तो मैं आपको सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ। मैं आपको अलबत्ता कुछ पॉइंट्स इधर इसी क्लास में दे देता हूँ। 17 पार्टिसिपेंट्स जो हैं। सर एक मुझे छोटी जी समीर। सर मदद पे बात करने की। सर अगर मेरे जहन में पहले भी चीज़ आ रही थी, जैसे सर हम अगर फर्ज करें कि अपना काम स्टार्ट करते हैं, जैसे मैं थोड़ा सा अपना यूएस बेस्ड कुछ काम कर रहे हैं, कुछ छोटा मोटा चलता रहता है। सर अगर सर हमें अगर थोड़ा सा गाइड कर दें कि इस कोर्स को करने के बाद हम कौन कौन सी प्रोडक्ट सेल करेंगे, तो उससे फायदा ये होगा कि सर हम अभी से मार्केटिंग कर लेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें वर्ड ऑफ माउथ से आती हैं। कुछ आपको पता है कि इस तरह आजकल सिलसिला है कि हर बंदे ने अपनी वेबसाइट बनाई हुई है, तो उस पर उस तरह से मार्केट करना शुरू कर सकता है। और बाय द टाइम ये कोर्स खत्म हो या रीजनेबल नॉलेज हो, तो हम उस पर मतलब उसको करने के काबिल भी हो जाएंगे। नहीं समीर, ये आप अभी से आप देखें कंपनी सेटअप आप मार्केट करने लग जाएं, कॉर्पोरेट टैक्स को मार्केट ठीक है करने सर। लग जाएं, वैल्यू एडेड टैक्स ठीक को है। मार्केट करने लग जाएं, ये ठीक चीज़ें है सर। मार्केट करने लग जाएंगे, इंशाल्लाह ताला विद टाइम नॉलेज डेवलप हो जाएगा। अगर आप ठीक। वेट करते रहेंगे ना कि द डे जब आप एक्सपर्ट बन जाएं, तो एक्सपर्ट आप कभी भी नहीं बनेंगे। द टाइम विल नेवर बी दैट राइट, ठीक है? आप जो भी काम करना चाहते हैं जस्ट स्टार्ट इट, ठीक है? आपने किसी काम को एक बड़ा की पॉइंट है कि जब भी आपने कोई काम करना है, आपने उस पॉइंट काम को स्टार्ट कर दिया ना, तो आप समझिए आपने आधा कर लिया। और आप उसको कंसिस्टेंटली करते रहे हैं, तो आपने उसे 100% कर लिया। 2 ही चीज़ें होती हैं, पहला मुश्किल होता है किसी काम को स्टार्ट करना। जब ठीक है स्टार्ट सर। कर लिया तो इट मीन्स कि आपने 50% काम हो गया। फिर उसके बाद उसे ठीक है। कंसिस्टेंटली करते रहे, 100% काम हो गया, ठीक है? सर जब ठीक है आप सर। लिंक्डइन की बात करते हैं तो आप उसमें ये मतलब ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि जो नॉलेज आपके पास है
उसको कंसिस्टेंट बेसिस पे शेयर किया जाए, ये बात है, या डायरेक्ट आप लोगों को अप्रोच करें फॉर द सर्विसेज? देखें, एंटरप्रेन्योरशिप इज जस्ट अबाउट योर ऑन वे, इट्स नॉट लाइक दिस वे दैट वे, ठीक है। चलिए मैं आपको जो कुछ चीज़ें तो मैंने शेयर की हुई हैं, सीखी हुई हैं, वो मैं आपसे वक्तन फ़वक्तन वैसे भी बातों में शेयर करता रहता हूँ। मैंने आपको बताया था मेरा जो कंपनी सेटअप का पहला क्लाइंट था, ये मैंने जिस ज़माने में किया था, पहला क्लाइंट तो चले मैंने आउटसोर्स कर दिया, दूसरा क्लाइंट मैंने कहा भाई मैं खुद सीखूंगा। मैंने क्लाइंट लिया, कंपनी सेटअप का जितना नॉलेज मैंने आपको बताया है, ठीक है, जो इन्वेस्ट इन दुबई की वेबसाइट बताई है, इन्वेस्ट इन दुबई पे मैंने खुद अकाउंट बनाया था और खुद शुरू हो गया था विदाउट एनी सुपरविजन। ऐसे ही होता है। गलती तो देखें, आप में तो बहुत सारे टैक्स के एक्सपर्ट्स हैं, कई कई साल लगाए हुए होंगे टैक्स में, इसके बावजूद बाजू का गलती हो जाती है, राइट। तो गलती से कोई शख्स किसी भी जमाने में ये नहीं कह सकता कि मुझसे गलती नहीं होगी, लेकिन आपको रिस्क लेना पड़ता है, जंप इन करना पड़ता है लर्न करने के लिए, ठीक है। चले मैं आपसे अगर बहुत लंबी गुफ्तगू नहीं करूंगा, आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रखूंगा सिर्फ अपने जो मैंने सीखे हैं। पॉइंट नंबर 1, आपने अगर किसी भी काम को शुरू किया तो आपने आधा कर दिया, ठीक है। शुरू हो जाएं, आप उसको मार्केट करना शुरू कर दें, ठीक है। वेट ना करें कि आप कब उसके एक्सपर्ट बन जाएंगे। पॉइंट नंबर 2, अगर आपने उसे कॉन्सिस्टेंटली नहीं किया तो आप समझें आपने बिल्कुल भी नहीं किया, आपने शुरू ही नहीं किया था। तो पहली चीज़ है स्टार्ट करना, सेकेंड चीज़ है कंसिस्टेंटली करते रहना, ठीक है। और स्टार्ट करने के हवाले से मैं ये कहूँगा कि आप अगर वेट करते रहेंगे कि टाइम कब ठीक होगा, आप फ्री होके कब होंगे, फ्री होने का वेट ना करें। आप किसी काम के लिए रेडी ना हो कि आप ये वाला काम फलां डेट पे स्टार्ट करेंगे, जस्ट स्टार्ट इट, ठीक है। जस्ट डू इट नाउ। तो बाद में आपको खुद ही लगेगा हाँ टाइम ठीक था, ठीक है। वरना टाइम कभी ठीक नहीं होगा, अगर आप सेट होने का वेट करते रहेंगे आप कभी नहीं होंगे। पॉइंट नंबर 2 कंसिस्टेंसी। नंबर थर्ड वो एक ऐसी चीज़ है जो मैंने खुद अपने मेंटोर से सीखी थी और मैं उसका बड़ा फ़ैन हूँ। वो ये है कि मैंने खुद को रखा काफ़ी अर्से तक एक्टिविटी बेस्ड। मिसाल के तौर पे आप अपने आप को क्लाइंट्स के हवाले से अगर टारगेट करें या पैसों के हवाले से अपने गोल सेट करें, उससे बेहतर होता है कि जो चीज़ आपको लगती है ना कि अभी ये वाली एक्टिविटी करनी है, आप जो एक्टिविटी ठीक समझते हैं आप उस पर काम शुरू कर दें। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक टूल था लिंक्डइन, मैं जो चीज़ पढ़ा करता था यूएई के कैबिनेट डिसीजन, मिनिस्ट्रियल डिसीजन, उनको बस पढ़ा, नोट्स बनाए, उठा के लिंक्डइन पे लगा दिया। कभी नहीं सोचा था इधर से मुझे कोई क्लाइंट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। मुझे एक एक्टिविटी अच्छी लग रही थी, मेरी विजिबिलिटी थी मार्केट में, उधर से मुझे इत्तफाकन क्लाइंट्स आ गए। उसके बाद स्टेटस लगाना, व्हाट्सएप पे मैं स्टेटस अभी तो खैर वो ख़त्म ही कर दिया काम। एक टाइम तक मैं स्टेटस लगाया करता था और जब भी स्टेटस लगाता था वहाँ से क्लाइंट्स आ जाया करते थे मेरे कॉन्टैक्ट्स में से। लोगों को पता होता था कि हाँ वो फैज़ान बिजनेस कर रहा है। ऐसे भी हुआ कि एक डील मुझे ऐसी भी आई कि एक बंदा जिसके साथ मैंने 3 साल पहले काम किया था, उसका पास नंबर सेव था, उसने मेरा स्टेटस देखा और चंद दिनों पहले मुझे कॉन्टैक्ट किया, फैज़ान भाई आपकी भी वहाँ पे फर्म है, हमें फलां काम था। इसी तरह से मैं जो क्लासेस में आईसीटी में जो ऑनर है बशारत भाई, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, फैज़ान भाई आप हमारे इंस्टीट्यूट में आके पढ़ाया करेंगे, हमारे इंस्टीट्यूट को ऑनलाइन पढ़ाएंगे। मैंने शुरू में तो मुझे अजीब सा लगा क्योंकि बहरहाल हर बंदा एक मॉनेटरी सेंस में शुरू में सोचता है कि यार मैं अगर दुबई में बैठा हूँ मुझे क्या मॉनेटरी बेनिफिट है पाकिस्तान में पढ़ाने का। फिर मुझे एक लगा कि नहीं, एक्टिविटी बेस्ड मैंने खुद को रखा हुआ है, मुझे एक काम अच्छा लगता है, मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। पढ़ाने से मुझे आप मेरा यकीन करें मेरे स्टूडेंट बहुत सारे यूएई में आए, बहुत सारे मुझे इधर से इत्तफाकन क्लाइंट्स भी मिल गए। हालांकि कभी मैंने इसलिए नहीं पढ़ाया था कि मुझे क्लाइंट्स मिलेंगे। तो अब एक्टिविटी जो वो कहते हैं ना हरकत में बरकत है, वो एक बड़ा अच्छा रूल है। अब मेरे एक दोस्त हैं वो कहा करते थे कि यार मेरा ख्वाब है मैं वो टिकटॉकर बनूं और मैं वहाँ पे वीडियोस बनाऊंगा। मैंने उसे कहा भाई जो भी काम करना है ना तुम शुरू कर दो, किसी के ओपिनियन की परवाह ना करो। उसने बनानी शुरू की, कोई उसको ऐसा फ़ायदा वहाँ से नहीं हुआ लेकिन अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट एक और उसे उधर से मिल गया, ठीक है। उसकी वीडियो किसी ने देखी थी और उसको उसकी दोस्ती हुई बहरहाल, और दैट्स अ लॉन्ग स्टोरी। लेकिन आपको कहीं ना कहीं से अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट आ जाता है अगर आप हरकत करते रहें, एक्टिविटी करते रहें। बहुत सारे साइंटिस्ट ने जो डिस्कवरीज की हैं वो इंटेंडेड डिस्कवरीज नहीं थी, लेकिन वो साइंसदान थे इसलिए उन्हें मिल गई। वो जब आप एक्टिविटी करते हैं ना आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बेनिफिट लाजमी मिलता है। तो अभी तक के लिए ये 3-4 चीज़ें ही हैं जो मैं बता सकता हूँ, ठीक है। बाकी आप में से कोई कंट्रीब्यूट करना चाहेगा जी अभी? सर मेरा एक सजेशन भी था और मैं यहाँ पे पूछना भी चाह रही थी कि जैसे काफी लोग मुझे नहीं पता क्योंकि हम लोग सारे जो यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं कोई स्पेसिफिक हमारा ग्रुप नहीं है जहाँ हमारी इंटरेक्शन हो सके कि कौन क्या कर रहा है या कौन क्या प्लान आउट कर रहा है।
तो इस सिलसिले में आई हैव नो आइडिया कि हमें अलाउड है कि हम कोई ग्रुप बनाएं या फिर ये जो ग्रुप है हम उसमें एक्टिव रहे, क्योंकि सर ऐसा भी हो सकता है कि एक ग्रुप बन जाता है और 3-4 माइंड्स मिल जाते हैं तो दे कैन स्टार्ट देयर कंसल्टेशन। हो सकता है कि 2-3 लोग इंडिविजुअल लेवल पे सोच रहे हो लेकिन वो एक करेज नहीं आती कि अकेले स्टार्ट करें या नहीं करें, लेकिन वही फिर लाइक माइंडेड लोग या सेम फील्ड से आपको मिल जाते हैं। तो काफी कुछ तो इस सिलसिले में मैं यहाँ पे क्योंकि सारे भाई हैं यहाँ पर एक्टिव हैं, तो मैं किसी के साथ मेरा इंटरेक्शन नादिया के साथ है और किसी के साथ नहीं है। तो इस सिलसिले में आप सजेस्ट करेंगे कि ये भी हमें करना चाहिए? मेरे पास इस वक्त एक ग्रुप है दुबई टू बी विजिटर्स का। आजकल कुछ वीज़ों के इश्यूज हुए हुए हैं तो वो इतना ज़्यादा मैं उधर एक्टिव नहीं रहा। उसमें मैं उन लोगों को गाइडलाइन दिया करता था जो यूएई में आया करते थे जॉब ढूंढने के हवाले से, उन्हें मैं पहले प्रिपेयर किया करता था उसके लिए। उसके अलावा मेरे पास एक ग्रुप है फ्रीलांसर्स एंड कंसल्टेंट्स। जो भी लोग वेबिनार अटेंड करते हैं, आप मैनेजमेंट को कहिएगा उस ग्रुप में आप ऐड कर दें आपको। ये जो मेरे डिफरेंट वेबिनार्स होते हैं, उन पिछले वेबिनार के लिए हमने ग्रुप बनाया हुआ था। मैं देख रहा हूँ कि जो नया वेबिनार होगा वो उसी ग्रुप में लोगों को ऐड कर दिया जाए। एंड अदर देन दिस, ये वाली जो चीज़ें होती हैं ना, ये वेबिनार में नहीं हो सकती। ये आपसे कभी जनरल गपशप जो होती है, हम कभी जनरली गपशप करेंगे, एक सेशन रख लेंगे किसी दिन इंशाल्लाह ताला जनरल डिस्कशन का। उसमें मैं आप सबके हम फर्दन आप सब कंट्रीब्यूट कीजिएगा, अपने आइडियाज़ अपने ख्यालात बताइएगा। तो ये वहाँ पे मेरे ख्याल है कि ज़्यादा बेहतर हो सकता है। ठीक है, तो क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ऐसे ग्रुप जो एक्टिवली चलते हैं वो 15 to 16 व्हाट्सएप ग्रुप हैं। एक टाइम में मैं मैनेज किया करता था सबको, अभी तो मेरी बस हो गई है। अस्सलाम वालेकुम। मंजूर साहब, हम क्लासमेट्स अपने तौर पे एक ग्रुप बना सकते हैं अगर आप काइंडली इसमें एक्टिव हो? ये मैनेजमेंट से पूछना पड़ेगा ना। देखें, आईसीटी की मैनेजमेंट होगी, मैं पढ़ाने वाला काम आपको कर सकता हूँ। बाकी अदर देन जो यूएई में चीज़ें होती हैं उनमें मैं आपको हेल्प आउट कर सकता हूँ। बट जो मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट के डिसीजन है ना, क्योंकि मैं आई एम जस्ट लाइक अ विजिटिंग टीचर, तो वो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन की मैनेजमेंट से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। ओके, ओके क्लास। ओके सर, थैंक यू। ओके ओके, सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। ओके सर, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। ओके, ओके, थैंक